सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ट्रिकी टॉपिक का, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, जो आपके इंटरनेशनल टैक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिवीजन। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है सेक्शन 5, दैट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है कि भाई किसकी इनकम इंडिया में कितने हद तक टैक्सेबल है, वो डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। वर्ल्ड इनकम आप इंडिया में कमाओ या इंडिया के बाहर कमाओ, इंडिया में रिसीव करो या इंडिया के बाहर रिसीव करो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप एनआर और एनओआर हो तो ये लोग दोनों काफी हद तक सेम है। काफी हद तक सेम है मतलब अगर इनकम इंडिया में अक्रू होती है या डीम टू अक्रू होती है तो टैक्स भरना पड़ेगा इन दोनों को, या इनकम इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू रिसीव होती है तो इन दोनों को टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब या तो सिर्फ अक्रू हो जाती है तो भी भरना पड़ेगा, या तो सिर्फ रिसीव हो जाती है तो भी भरना पड़ेगा। इसका मतलब एनआर और एनओआर कब बचेंगे? इन लोगों के ऊपर टैक्स तब नहीं लगेगा जब इनकी इनकम अक्रू भी बाहर होती है, रिसीव भी बाहर होती है, दोनों बाहर होता है, तो इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फिर एनआर और एनओआर में फर्क क्या है सर? एनआर और एनओआर में फर्क सिर्फ पीजीबीपी की वजह से आता है। अगर एक एसएससी का पीजीबीपी इंडिया के बाहर है, ठीक है, पीजीबीपी अक्रूड आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो कंट्रोल इंडिया से कर रहा है। कहां से कर रहा है? इंडिया से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में माना जाएगा कि जो एनआर है वो टैक्स नहीं भरेगा और एनओआर को टैक्स भरना पड़ेगा। बस यहीं जाकर दोनों हेड्स में, दोनों रेजिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है टैक्सेबिलिटी में। बाकी एनआर और एनओआर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, हमको सबका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। इंडिविजुअल का, फर्म का, एओपी, बीओआई का, कंपनी का, एलएलपी का, सबका देखना। ठीक है। सबसे पहले लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल एग्जाम के लिए और दूसरा कंपनी है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनेगा? मल्टीपल कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 में अगर आप आते हो तो कब बनेगा? अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहते हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो एक और कंडीशन है कि करंट ईयर में 60 डेज रहना है और पिछले 4 साल में आपको 365 डेज रहना है। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल करोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है। तो आप या तो 182 वाला फुलफिल कर लो या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लो, 60 प्लस 365, दोनों में से कोई भी फुलफिल करोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। पहले हमेशा 182 वाला चेक किया करो। अगर 182 वाला फुलफिल नहीं होता है तो 60 प्लस 365 वाला चेक कर सकते हो आप, सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है। अब एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो ऑर्डिनरी भी बन सकते हो। ऑर्डिनरी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको 2 और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में रेजिडेंट बनना जरूरी है और पिछले 7 साल में, इमीडिएटली लास्ट 7 ईयर्स में, करंट ईयर छोड़ के पिछले 7 साल में आपको इंडिया में कम से कम 730 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। मिनिमम 730 डेज अगर आप पिछले 7 साल में रहते हो तो आपका दूसरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। और दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तो आप इंडिया के अंदर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाए जाओगे। ठीक है। यह है पहला कैटेगरी। अब कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 2, इस कैटेगरी के अंदर कौन आता है पहले वो देखो और इनके लिए स्पेशल क्या है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, कंडीशन नंबर 1। दूसरा, अगर आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, कंडीशन नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर इंडिया छोड़कर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप में नौकरी करते हो इसलिए जा रहे हो, या इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो। तो अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, आप इंडिया के बाहर अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या इंडिया के बाहर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जा रहे हो, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पर नहीं कवर्ड है। ठीक है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है तो आप यहां पर नहीं आओगे, तो आप फिर कैटेगरी 1 में ही जाओगे। साथ साथ में इंडिया के बाहर अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो यहां पर नहीं आओगे। यहां पर सिर्फ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो ही यहां पर आओगे। और आपको यहां पर फिर कंडीशन क्या है? यहां पर रिलैक्सेशन ये है कि आपके लिए 60 प्लस 365 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। 182 डेज रहोगे तो रेजिडेंट बनोगे, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं बनोगे। उसके बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी डिपेंड करता है, आप ये 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करोगे तो ऑर्डिनरी भी बन सकते हो। ठीक है। अब इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन के अंदर एक रूल भी लाया है कि ये लोग अपना नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करेंगे जो फॉरेन शिप में नौकरी करते हैं। ठीक है। मतलब जो इंडियन शिप में नौकरी करते हैं और फॉरेन में जाते हैं, अगर एक इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन शिप में काम करता है तो कैसे पता चलेगा कितने दिन इंडिया में कितने दिन बाहर है? वो डिपेंड करता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के ऊपर। जिस दिन कैप्टन ने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन इन किया तब से लेकर जब कैप्टन ने साइन ऑफ किया तब तक उतने दिन माने जाएंगे कि आप इंडिया में नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो अगर 15 जून को साइन इन किया और 15 अगस्त को साइन ऑफ किया तो 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक जितने भी दिन होते हैं वो माने जाएंगे कि आप इंडिया में नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वाला थर्ड कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये किसके लिए? अब यहां पर इंडियन सिटीजन भी है
और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, दोनों भी है। अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर बैठा है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर बैठा है, वो इंडिया आ रहा है, क्या करने आ रहा है? इंडिया में विजिट करने आ रहा है, इंडिया में विजिट करने आ रहा है, विजिट, परमानेंटली रहने नहीं आ रहा है। अगर वो परमानेंटली रहने आता है ना, तो बेटा फिर उसके लिए कैटेगरी 1 अप्लाई करना पड़ेगा, 182 और 60 प्लस 365। लेकिन अगर वो विजिट के लिए इंडिया आ रहा है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कितने दिन के लिए आ रहा है। लेस देन 120 डेज के लिए आ रहा है, मतलब 119 डेज तक आ रहा है, तो नॉन रेजिडेंट है। और अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आ रहा है तो रेजिडेंट है। और अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी भी बन सकता है, सब्जेक्ट टू एडिशनल कंडीशन। अच्छा, जो बीच वाला एसएससी है, जो 120 दिन से लेकर 181 डेज तक आता है, उसके लिए क्या है? लेस देन 120 तो आपने एनआर बोल दिया, 182 या उससे ज्यादा तो आपने रेजिडेंट बोल दिया। उसके बाद ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशंस। ठीक है, अब जो बीच वाला बंदा है वो क्या करेगा? जो 120 से लेकर 181 डेज तक रहता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, एक भी कंडीशन वायलेट करता है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है विजिट के लिए 120 से लेकर 181 डेज और वो 2 कंडीशन फुलफिल करता है, दैट इज पिछले 4 साल में 365 दिन उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, और साथ साथ में उसकी इंडिया से टैक्सेबल सोर्सेस की इनकम, इंडिया की टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। जब आप इंडिया की टोटल इनकम निकालते हो तो उसका मतलब यह है कि जो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। साथ साथ अगर पीजीबीपी बाहर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजीबीपी बाहर हो रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, पीजीबीपी बाहर हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी, ऐसा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, और साथ साथ में सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एक इंसान कब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनेगा? मैं कब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनूंगा? जब मैं या मेरे माँ बाप या मेरे दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, तो मैं अपने आप को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह सकता हूं। ठीक है, अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और एक भी कंडीशन वायलेट करते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कैटेगरी किसके लिए है? जो इंडिया वापस आता है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट के लिए। परमानेंटली सेटल होगा तो कैटेगरी 1 में जाएगा। अब चौथा कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी इंडिविजुअल के लिए है डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है? अब ये जो रेसिडेंट है ना, डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1) है, इसमें तो आपको इंडिया में एक भी दिन रहने की जरूरत नहीं है। इवन विदाउट स्टेइंग फॉर अ सिंगल डे, एक भी दिन इंडिया में नहीं हो तो भी रेसिडेंट बन सकते हो। कंडीशन क्या है? आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यहां पर भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इंडियन सिटीजन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ही जगह लिखा है जहां पर इंडिया में आप वापस आते हो विजिट के लिए। ठीक है, इंडिया छोड़ के जाते हो वहां भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, डीम्ड रेसिडेंट में भी नहीं है। दूसरा कंडीशन, आपकी इंडिया की सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन, यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री by reason of your residence, domicile, etc. in the entire world। पूरे दुनिया में कहीं पर भी आप रेजिडेंस की वजह से आपको टैक्स नहीं लगना चाहिए। पूरे दुनिया में कहीं पर भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से, मतलब पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के आप रेजिडेंट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। सर लायबल टू टैक्स का मतलब क्या है? लायबल टू टैक्स का मतलब जिस पे टैक्स लगता है वो भी है, और जिसका टैक्स लगकर एग्जेम्प्ट हुआ है वो भी लायबल टू टैक्स ही माना जाएगा एज पर द इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने यहां पर डिफाइन किया है। यहां जाकर आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है। अब मैं बात करता हूं एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। एचयूएफ रेजिडेंट कब बनेगा? अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बनेगा। इसका मतलब एचयूएफ नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली आउट ऑफ इंडिया है तो एचयूएफ बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अच्छा, एचयूएफ भी ऑर्डिनरी हो सकता है? हो सकता है। अगर कर्ता ने 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया तो एचयूएफ ऑर्डिनरी है, और अगर कर्ता 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो एचयूएफ ऑर्डिनरी नहीं होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा। उसके बाद फर्म का एओपी, बीओआई, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस सेम एचयूएफ जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, बस फर्क यहां पर यह है कि फर्म वर्म ये लोग सब लोग, एओपी बीओआई ये लोग सब लोग या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। इनके केस में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। उनको छोड़कर कोई और ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ, एंड दैट इज कंपनी व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। क्या बोलता है सर ये सेक्शन? एक कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब बनेगी? सबसे पहले अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आंख बंद करके बोलो कि रेजिडेंट है। ठीक है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। अच्छा, अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो, फॉरेन कंपनी हो, सर इंडियन कंपनी क्या होती है? जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो हमारे कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है, और जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो गया, इंडियन कंपनी बन गया, वो आंख बंद करके इनकम टैक्स के लिए रेजिडेंट बन चुकी है। ठीक है, अच्छा
फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट बन सकती है? हाँ, जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी रेजिडेंट बन सकती है अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। जिस साल में भी उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी। सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर आपका एक ऐसी जगह जहां पर आपका की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर बड़े बड़े मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जिस जगह पर बैठ के लिए जा रहे हैं उस जगह को बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर थोड़ा डिटेल में बताइए, इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। डिटेल में सीबीडीटी ने गाइडलाइन देकर बताया है, लेकिन ये गाइडलाइन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है या 50 करोड़ तक है उनके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। ये गाइडलाइन सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। ये गाइडलाइन क्या बोलती है? ये गाइडलाइन सारी कंपनीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। बोलती है कि एक कंपनी होती है जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। इसका मतलब उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है, कड़ी जोड़ो, देखो कड़िया जोड़ो, इसका मतलब उसका पोएम बाहर है, और अगर उसका पोएम बाहर है तो उसका मतलब वो इंडिया में क्या है? नॉन रेसिडेंट है। तो एक्टिव बिजनेस जिसका आउटसाइड इंडिया है वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि उसका पोएम बाहर है, वो नॉन रेसिडेंट है। और जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है वो उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप 5 कंडीशन 4+1 कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। पहले 4 कंडीशन फुलफिल करना है फॉर बिकमिंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और एक और एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है, ये 5th वाला, फॉर बिकमिंग व्हाट? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या कंडीशन है सर? सबसे पहला, आपका जो पैसिव इनकम है वो इंडिया के वो 50% और लेस होना चाहिए ऑफ द टोटल इनकम। जो भी कंपनी है वो बाहर है, वो इंडिया के बाहर है, उसकी पैसिव इनकम निकालो, उसकी टोटल इनकम निकालो, डिवाइड करो पैसिव इनकम डिवाइड बाय टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम में सारी इनकम आ जाएगी, पैसिव इनकम में सिर्फ पैसिव इनकम आएगी। चेक करो 50% या उससे कम होना चाहिए। सर एग्जैक्ट 50% चलेगा? चलेगा, क्योंकि लॉ में लिखा है लेस देन इक्वल टू 50%, चल जाएगा। सर पैसिव इनकम में क्या आता है? 2 चीज आती है। पहली चीज वो इनकम जो जहां आप परचेस भी एसोसिएट एंटरप्राइज से करते हो और सेल भी एसोसिएट एंटरप्राइज को करते हो, वो मानी जाएगी पैसिव इनकम। जहां पर आपने परचेज और सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से किया है, बोथ, वो पैसिव इनकम मानी जाएगी। अच्छा, सिर्फ परचेज एसोसिएट से किया या सिर्फ सेल एसोसिएट को किया तो वो पैसिव नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। दूसरा, 5 इनकम हमेशा पैसिव मानी जाएगी। रॉयल्टी हमेशा पैसिव, कैपिटल गेन हमेशा पैसिव, डिविडेंड हमेशा पैसिव, रेंटल हमेशा पैसिव, इंटरेस्ट हमेशा पैसिव। लेकिन अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट कमाती है तो वो पैसिव इनकम नहीं बल्कि वो एक्टिव इनकम मानी जाएगी, ठीक है। वो एक्टिव इनकम मानी जाएगी, ये चीज दिमाग में रखना। ये पहला कंडीशन आपका फुलफिल करना है, आपको पैसिव इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। मैंने आपको पैसिव इनकम का मतलब बता दिया, ठीक है। टोटल इनकम में सारी इनकम ले लो। अब दूसरा कंडीशन, इंडिया में जो आपके असेट सिचुएटेड है वो 50% से कम होने चाहिए। सर एग्जैक्ट 50% नहीं चलेगा। पहले कंडीशन में एग्जैक्ट 50% चलता था, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में लेस देन 50 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 50 नहीं लिखा है, तो नहीं चलेगा दूसरे, तीसरे, चौथे में लेस देन 50 वाला केस, ठीक है। तो एग्जैक्ट 50 वाला केस नहीं चलेगा, लेस देन 50 होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है? 50% से कम असेट इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। असेट का वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का आप एवरेज ले लो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 31 मार्च का एवरेज ले लो, और नॉन डेप्रिशिएबल असेट का आपको बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। सर ये जो एवरेज लेंगे ये किसका एवरेज लेंगे? अगर टैक्स है तो टैक्स का एवरेज लो, टैक्स नहीं है तो फिर अकाउंट्स का एवरेज ले लो, ठीक है। तीसरा कंडीशन, इंडिया में जो एम्प्लॉइज है आपके या इंडिया के जो रेजिडेंट एम्प्लॉइज है वो आपके 50% से कम होने चाहिए, ठीक है। अभी सर वो एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे? सर वो भी एवरेज लो, शुरुआत में और एंड में एवरेज ले लो, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ वो लोग मत लो जो पेरोल में आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है वो भी आपको एम्प्लॉय के अंदर लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय विल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट? कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को भी आपको एम्प्लॉय के डिटेल में लेना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, पेरोल पे नहीं है तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जितने एम्प्लॉइज इंडिया में है या जितने एम्प्लॉइज इंडिया के रेजिडेंट हैं उनको जो पेरोल खर्चा कर रहे हो, उनको जो सैलरी वैलरी दे रहे हो वो भी 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी कंडीशन आपका जो है कि आपकी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए, इंडिया के बाहर होनी चाहिए। 10 बोर्ड मीटिंग में से 6 बार होनी चाहिए, 15 में से 8 बार होनी चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग से बाहर रख रहे हो और सारा डिसीजन इंडिया से लिया जा रहा है, होल्डिंग कंपनी इंडिया में बैठकर सारा डिसीजन लिया जा रहा है, तो फिर यह माना जाएगा कि बोर्ड तो सिर्फ एक कठपुतली है और असली पावर तो इंडिया में है, और इंडिया में पोएम है और रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बन जाएगा। जब आप बोलते हो मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होना चाहिए तो बोर्ड के पास पावर भी होना चाहिए की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस करने का। अब ये सारा डेटा जो आप लोगे, ये अगर एग्जाम में डेटा दिया गया है तो आपको 3 साल का एवरेज लेना है,
करंट ईयर और लास्ट 2 साल का एवरेज, और अगर डेटा नहीं है तो फिर आप लेसर ईयर का भी ले सकते हो, 2 साल का भी, या तो सिर्फ करंट ईयर का भी, अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रहा इंस्टीट्यूट तो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। सर ये तो बता दिया आपने एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है। यस सर, ये तो आपने बता दिया कि एक्टिव बिजनेस अगर आउटसाइड इंडिया है, पांचों कंडीशन फुलफिल करो तो पोयम बाहर है, पोयम बाहर है तो नॉन रेसिडेंट हो। तो सर अगर जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है वो कैसे डिटरमाइन करेगा अपना पोयम? उसके लिए अब आपको लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द पर्सन, पर्सन पता लगाओ, वो बंदा पता लगाओ जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेता है। उसके बाद वो जगह पता लगाओ जहां पर बैठकर वो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेता है। वो जहां बैठकर डिसीजन ले रहा है वो जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन पोयम, रादर देन कि वो डिसीजन कहां इंप्लीमेंट हो रहा है। डिसीजन कहां इंप्लीमेंट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन कहां बैठकर लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबीडीटी ने लंबा गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है बहुत सारे हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, इन सबको फॉलो करो। जैसे सबसे पहले लोकेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग देखो, क्या बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इंडिया में होती है? अगर होती है तो पोयम इंडिया में हो सकता है। कोई भी एक पॉइंट के बेसिस पर ये मत बोलो पोयम इंडिया में हो गया, हो सकता है ऐसा बोलो। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अपने कुछ पावर्स कुछ कमिटीज को डेलीगेट किए तो पता लगा वो कमिटी के मेंबर कहां बैठते हैं, वो कहां बैठकर डेवलप करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो जगह मानी जाएगी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंपनी का एचओ माना जा सकता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर एचओ में बैठकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर्स का रेजिडेंस माना जा सकता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर्कुलर रेजोल्यूशन या राउंड रॉबिन वोटिंग, सर्कुलर रेजोल्यूशन कौन पास कर रहा है पता लगाओ, और सर्कुलर रेजोल्यूशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल बोला जा सकता है तो वो प्लेस हो सकता है व्हाट, एज योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर, वैसे तो शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं होता है इन प्लेस ऑफ इन डिसाइडिंग इन टेकिंग की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन, कोई रोल प्ले नहीं करता है शेयर होल्डर इन डिसाइडिंग की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन। शेयर होल्डर का रोल सब क्या होता है पता है? शेयर्स किसको इशू करना है, शेयर होल्डर का रोल ये होता है कि कंपनी को बंद करना है तो शेयर होल्डर से पूछो, अमालगमेशन करना है, डीमर्जर करना है। जब कंपनी की हालत पतली होती है तब शेयर होल्डर को पूछना होता है, कंपनी को आगे बढ़ाने के टाइम पे शेयर होल्डर को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो लोकेशन ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक मतलब जिसके अप्रूवल के बगैर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो बड़ा शेयर होल्डर है, वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है आपकी कंपनी में, तो फिर उसका लोकेशन मैटर करता है। ये सारे फैक्टर से भी अगर पता नहीं चल पा रहा है कि पोयम कहां है तो फिर पता लगाओ कंपनी की सब्सटैंशियल एक्टिविटी कहां हो रही है। उससे भी नहीं पता चल रहा है तो पता लगाओ कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहां रखती है। बाद में एंड में गवर्नमेंट ने कंक्लूजन में बोला है कि अल्टीमेटली पोयम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ एवरी केस। कोई भी एक प्रिंसिपल के बेसिस पर, जो अपन ने पढ़ा भी इतने सारे प्रिंसिपल, कोई भी एक प्रिंसिपल के बेसिस पर आप पोयम इंडिया में ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आखिर में असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है पोयम इंडिया में है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा और असेसी को एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस देने के बाद 3 कमिश्नर का ग्रुप बैठकर डिसाइड करेगा उसका पोयम इंडिया में है क्या नहीं है। कॉलेजियम ऑफ 3 CIT विल डिसाइड द पोयम ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया और नॉट, और अगर है तो फिर वो रेजिडेंट बन जाएगी और फिर उसको वर्ल्ड इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया और एक सेक्शन लाया है, सेक्शन 115JH और नोटिफिकेशन। ये आपको इंपैक्ट बताता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है पोयम की वजह से तो अब उसका इंपैक्ट क्या होगा। पिछले साल तक तो वो इंडिया के बाहर की रेजिडेंट थी, अब वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई। अब अगर वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो वो बहुत सारे सवाल पूछेगी। सवाल नंबर 1, क्या आप मुझे अब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन इंडिया में दोगे, क्योंकि मैं तो अब आपकी हो गई हूं, आपके देश की हो गई हूं, क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन देंगे? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ देंगे। तो सवाल ये उठेगा किस वैल्यू पर दोगे, मेरी WDV क्या होगी एसेट्स की? मैंने तो इंडिया में कभी WDV निकाली नहीं है, मैं तो बाहर की कंपनी हूं, तो मेरी WDV क्या होगी? तो वो पूछने का फॉरेन कंपनी को कि क्या तुम्हारी कंट्री में टैक्स है, वो बोलेगी हाँ है। फिर दूसरा सवाल पूछने का, क्या तुम्हारी कंट्री के अंदर तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको टैक्स में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन देती थी? वो बोलेगी हाँ देती थी। तो बोलने का तुम्हारी कंट्री के अंदर जो WDV है वही हमारे इंडिया के अंदर टैक्स के हिसाब से WDV बन जाएगी। तुम्हारी कंट्री के अंदर जो क्लोजिंग WDV थी पिछले साल की वही इसी साल की ओपनिंग WDV बन जाएगी। फिर उससे पूछने का कि क्या तुम्हारी कंट्री में टैक्स है? वो बोल रही है हाँ है हमारी कंट्री में टैक्स। फिर उससे पूछने का क्या तुम्हारी कंट्री में तुमको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता था? वो बोल रही है डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तो हमारी कंट्री में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि मैं तो कोई प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करती थी, इसलिए गवर्नमेंट मुझे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं देती थी। तो गवर्नमेंट बोलती है तो फिर आप WDV तुम्हारे देश के टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से, टैक्स के कानून के हिसाब से निकालिए निकालिए निकालिए। फिर उससे पूछने का तुम्हारी कंट्री में टैक्स है? वो बोल रही है हमारी कंट्री में टैक्स ही नहीं है सर। तो बोलने का फिर भी तुझे WDV मिलेगा
एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो भी तेरा WDV होगा वो तो इंडिया के अंदर ले ले, वही तेरी इनकम टैक्स की WDV बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब उसका दूसरा सवाल, सर पिछले साल तक तो मैं फॉरेन कंट्री कंपनी थी, इस साल मैं फॉरेन कंपनी के साथ साथ इंडिया की रेजिडेंट बन गई हूं, सर मेरा बाहर कुछ लॉस पड़ा हुआ है, बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सर वो सब लॉस आप मुझे दोगे कि नहीं दोगे? गवर्नमेंट बोलती है देंगे, टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से तो टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से देंगे, और अगर टैक्स नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देंगे, लेकिन सिर्फ बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए देंगे, अनदर 8 ईयर्स के लिए नहीं देंगे। अगर तेरा लॉस 5 साल पुराना है तो 3 साल मिलेगा, 8 साल पुराना है तो भूल जा, वैसे ही एक्सपायर हो गया। बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए देंगे, अनदर 8 ईयर्स के लिए नहीं देंगे। प्लस ये लॉस और यूएडी में तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तो जितना लेके जाना लेके जाओ। प्लस ये लॉस और ये यूएडी आप किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो वो भी सुन लीजिए, वो सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है और इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है। ये लॉस और यूएडी आप इंडिया की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट आपको इंडिया की इनकम से सेट ऑफ करने अलाउ नहीं करेगी। सिर्फ वही लॉस वही इनकम से सेट ऑफ करने मिलेगा जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फॉरेन कंट्री में उस कंपनी का पिछले सालों का असेसमेंट खुला और लॉस रिवाइज हुआ तो इंडिया में भी लॉस रिवाइज करना पड़ेगा। यस, अगर फॉरेन कंट्री में लॉस रिवाइज हुआ तो इंडिया में भी लॉस रिवाइज मॉडिफाई करके इंडिया में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर फॉरेन कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री के अंदर जो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, अगर वो अलग है तो फिर हम कैसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? तो देखो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल बोला है कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर एक कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन गई है, ठीक है, और पिछले साल तक वो बाहर थी, अभी वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई है, और बाहर वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे, 1 जैन टू व्हाट, 1 जैन टू 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इसका पिछले साल पता लगाने का, इसका पिछला साल कौन सा होगा? इसका पिछला साल होगा 31 दिसंबर 2023, 1 जैन 2023, ठीक है, 1 जैन 2023, 31 दिसंबर 2023, इस तरीके से इसका पिछला साल आएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलती है ये जो बीच का पीरियड है वो पता लगाने का, जो लेफ्ट ओवर पीरियड है, अगर वो 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है, तो इसको पिछले साल के साथ मर्ज करके इसको एक ही साल मान के 15 महीने का एक साल मान के चला लो। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच का पीरियड अगर 6 महीने से ज्यादा है तो फिर ये बीच के पीरियड को आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर मान के उसको सेपरेट फाइनेंशियल ईयर मानना पड़ेगा, और उसके पीछे के सालों को सेपरेट फाइनेंशियल ईयर मान के आपको लॉस डिटरमाइन करके उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, सर ये फॉरेन कंपनी है? हाँ है। सर ये रेजिडेंट भी है? हाँ है। तो सर अब मैं टीडीएस कैसे काटूंगा? 194J बोलता है रेजिडेंट का टीडीएस काटो, 195 बोलता है फॉरेन कंपनी का टीडीएस काटो। तो मैं इसको क्या मान के काटूं? मैं इसको रेजिडेंट मान के काटूं या फॉरेन कंपनी मान के काटूं? तो गवर्नमेंट ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप उसको फॉरेन कंपनी मान के टीडीएस काटो, सेक्शन 195 में काटो, और सेक्शन 195 में फॉर्म 15 CA CB जो भरना है वो सब भी आपको भरना पड़ेगा। सर ये फॉरेन कंपनी हमारे देश की रेजिडेंट बन गई? रेजिडेंट बन गई। तो अब रेजिडेंट बन गई तो आप इसको बायलैटरल रिलीफ और यूनिलैटरल रिलीफ दोगे कि नहीं? DTAA वाला? यस देंगे। बायलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ दोनों मिलेगा। DTAA वाला जो भी आपने DTAA में रिलीफ पढ़ा है वो मिलेगा। सर सब्सिक्वेंट ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा कि ये सब एक ही साल का बेनिफिट है? सब्सिक्वेंट ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा, एक साल का बेनिफिट नहीं है। जो यूएडी है वो कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा अगले साल, जो लॉस है वो भी कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, जो WDV है वो भी कैरी फॉरवर्ड करके आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। ये सब आपको सब्सिक्वेंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलेगा। सर अभी बहुत सारे प्रोविजंस में लिखा है कि ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। सर बहुत सारे प्रोविजन में लिखा है कि ये फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, तो इस सेक्शन के लिए ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी के साथ साथ रेजिडेंट भी है, ये रेजिडेंट भी है, ये फॉरेन कंपनी भी है। सर बहुत सारे सेक्शन में ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ एनआर के लिए है, तो उसके लिए उस केस में इसके लिए एप्लीकेबल होगा क्या? उस केस में इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अब ये अपने आप को एनआर तो नहीं बोल पाएगी, क्योंकि ये रेजिडेंट बन चुकी है। ये रेजिडेंट है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन क्या ये एनआर है? ये एनआर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अपने आप को एनआर नहीं बोल पाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, टैक्स रेट क्या होगा इसका? अनफॉर्चुनेटली टैक्स रेट में सरकार ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने बोला टैक्स रेट तो इसका 40% ही होगा। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट कि हम इसके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं 40% का टैक्स लगा के। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, नॉन रेजिडेंट सी फारर्स के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया है। एक नॉन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, वो नौकरी करता है शिप में, ठीक है, वो शिप में नौकरी करता है, ज्यादातर टाइम इंडिया के बाहर रहता है, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया।
अब सवाल ये उठ रहा है, उसकी सैलरी होती है क्रेडिट एसबीआई के मुंबई ब्रांच में। अब एसबीआई के मुंबई ब्रांच में उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो इनकम टैक्स वाले उससे टैक्स मांगते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला मत लो इससे टैक्स, इसके लिए माफ है, प्रोवाइडेड ये एनआरई अकाउंट के अंदर अगर सैलरी लेता है। अगर नॉन रेजिडेंट सी में नौकरी करने वाले एनआरई अकाउंट में अपनी सैलरी लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन सीए फाइनल एग्जाम्स, दैट इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इंडिया के अंदर कैसे टैक्सेबल होती है। पूरा डिटेल में बात करना है, कब अक्रू होती है, कितने रेट पे टैक्स होगा, कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा, क्या रिटर्न भरना जरूरी है, मैट लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। इंटरेस्ट इंडिया में कब अक्रू होता है? इट इज अक्रूड एज पर सेक्शन 915 के हिसाब से अक्रू होता है। और कब अक्रू होगा? इफ इट इज पेएबल बाय, अगर गवर्नमेंट किसी को इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू हो गया, आंख बंद करके बोलो वो अक्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रेजिडेंट किसी को पे करता है, कोई रेजिडेंट किसी को इंटरेस्ट पे करता है, मतलब अगर किसी इंडिया के रेजिडेंट ने किसी फॉरेन कंपनी से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो भी इंडिया में हमेशा अक्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर रेजिडेंट ने वो लोन लेकर इंडिया के बाहर यूज किया फॉर बिजनेस या इंडिया के बाहर यूज किया फॉर एनी अदर पर्पस, अगर रेजिडेंट ने वो लोन लेकर श्रीलंका में यूज किया फॉर बिजनेस या श्रीलंका में यूज किया फॉर अदर पर्पस, तो फिर वो जो इंटरेस्ट पे करेगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, वो इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के केस में वो एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ने लोन लेकर अगर श्रीलंका में यूज किया तो वो हमेशा अक्रूड है। ये जो एक्सेप्शन है ना, ये पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 1 के लिए एक्सेप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने लोन लेकर अगर इंडिया के बाहर भी यूज किया, तभी भी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब तीसरा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक यूएस के बंदे ने यूके के बंदे को लोन दिया, यूएस के बंदे ने यूके के बंदे को लोन दिया, यूके के बंदे ने यूएस के बंदे को इंटरेस्ट पे किया, क्या वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा? डिपेंड करता है। अगर वो पैसा इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, क्या पर्पस के लिए यूज हो रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो पैसा इंडिया में किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, इंडिया में अक्रू नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर एक एनआर दूसरे एनआर को लोन देता है तो कब अक्रू होगा? जब वो पैसा इंडिया में बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पशन भी है एंड इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो भी मैंने यहीं पर डाल दिया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट है जिसको एनआरई अकाउंट के अंदर जो मनी पड़ा होता है, पैसा पड़ा होता है, अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर, तो वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन नॉन रेजिडेंट कैसा होना चाहिए? फेमा के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या तो ही शुड बी अ पर्सन हु इज परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन सच अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई फेमा के हिसाब से एक नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में एक एनआरई अकाउंट है, उसमें जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है, वो इंटरेस्ट उसके हाथ में माफ है, माफ है, माफ है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रॉयल्टी और एफटीएस भी सेम ही है, यहां तक एकदम सेम है, इसलिए मैं यहां तक बात नहीं कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 में रॉयल्टी और एफटीएस थोड़ा सा बदल जाता है। एक एनआर ने दूसरे एनआर को सर्विस दिया और दूसरे एनआर ने उस सर्विस को इंडिया में अगर बिजनेस के लिए यूज किया तब भी टैक्सेबल है, अगर अदर पर्पस के लिए यूज किया तब भी टैक्सेबल है। ये वाला पॉइंट इंटरेस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं था, याद करना। ये वाला पॉइंट इंटरेस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं था, लेकिन यहां पर रॉयल्टी और एफटीएस के लिए ये वाला पॉइंट भी टैक्सेबल है। तो ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। बाकी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये एक्सेप्शन एग्जैक्टली सेम है, रॉयल्टी और एफटीएस का और इंटरेस्ट का भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अब एक कॉमन पॉइंट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है व्हेन यू टॉक अबाउट रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड एफटीएस। रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एफटीएस ना इंडिया में सेक्शन 915, 916 और 917 में जैसा लिखा है, बस वो फुलफिल कर लो, इंडिया में अक्रू हो गया। उसके लिए इंडिया में आकर सर्विस रेंडर करना जरूरी नहीं है और ना ही इंडिया के अंदर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस का जरूरी है। अगर रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट को टैक्स करना है तो जो इन 3 सेक्शन में लिखा गया है बस वो फुलफिल कर लो। इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस कनेक्शन, कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, किसी की भी जरूरत नहीं है। ना ही इंडिया में आके सर्विसेज रेंडर करने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो जाती है तो मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर हमने इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस का अक्रूवल पढ़ लिया। अब हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड की पहले टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर रॉयल्टी, एफटीएस की टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इंटरेस्ट के अंदर 115A के अंदर इंटरेस्ट का टैक्स रेट दिया गया है और बहुत सारी चीजें यहां पर बोली गई है और यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा हर एक इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। मैं एक एक करके सबके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले वाले इंटरेस्ट में लेंडर कौन है? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी आपको पैसा लेंड करेगा। अच्छा, बोरोवर कौन है? बोरोवर इंडियन कंसर्न या गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। इंडियन कंसर्न मतलब जो इंडिया में बिजनेस करता है, इंडियन कंसर्न का मतलब इंडियन कंपनी नहीं होता है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। टैक्स रेट कितना होगा? 20% टैक्स होगा, टीडीएस 195 में कटेगा। यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहां पर कोई अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि यहां पर आपका जो लोन है, सामने वाला पैसा देगा वो लोन के तौर पर देगा
और सामने वाला जब लोन देगा तो वो फॉरेन करेंसी में देगा। ये चीज दिमाग में रखना, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो लेंडर कौन है? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, बोरोवर इंडियन कंसर्न, 20% पे टैक्स लगेगा, टीडीएस 195 में कटेगा और सामने वाला आपको लोन फॉरेन करेंसी में देगा, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन में लेंडर कौन है? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ही है, दोनों सेम है। अब बोरोवर बदल गया, देखो बोरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है। अब कितने पे टैक्स लगेगा? अब 5% पे टैक्स लगेगा, जस्ट 5%। टीडीएस कितने पे कटेगा? 194 एलबी। कौन काटेगा टीडीएस? बोरोवर काटेगा ना, बोरोवर लेंडर को इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटेगा 5%। यहां पर भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहां पर भी कोई अप्रूवल नहीं है, यहां पर भी आपको सामने वाला पैसा कैसे देगा? लोन में देगा, लेकिन एनी करेंसी है। देखो अब यहां पर फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, सामने वाला आपको इंडियन करेंसी में भी दे सकता है, फॉरेन करेंसी में भी दे सकता है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, ये सबसे जबरदस्त वाला पॉइंट है, इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को पैसा देता है, ठीक है, इंडियन कंपनी बोरोवर है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी लेंडर है, तो उसका टीडीएस कुछ केसेस में 5%, कुछ केसेस में 4%, कुछ केसेस में 9%, 194 एलसी में कटेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कब 5%, कब 4% और कब 9%, ठीक है। अब उससे पहले आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा इस सेक्शन में आप पैसा बोरो कैसे करते हो। या तो सामने वाला आपको लोन देगा, या तो आप उसको बॉन्ड दोगे फिर वो आपको पैसा देगा, और लोन और बॉन्ड दोनों फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, ठीक है। वो आपको जो लोन दे रहा है वो भी फॉरेन करेंसी में, और वो आपका जो बॉन्ड खरीद रहा है वो भी फॉरेन करेंसी में। या तो वो आपका रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदेगा, वो कोई भी करेंसी में चलेगा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कैन बी एन एनी करेंसी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर टाइमिंग भी डाल के रखा है, ये जो बोरो करोगे ना आप 30 जून 2012 के बाद बोरो करना है और 1 जुलाई 2023 के पहले बोरो करना है, मतलब लास्ट डेट टू बोरो इज 30 जून 2023, ठीक है। और कुछ केसेस में 9%। अब मैं आपको बता देता हूं, बाय डिफॉल्ट यहां पर 5% टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? बाय डिफॉल्ट यहां पर 5% टैक्स कटेगा। अब मैं बता देता हूं आपको 4% कब कटेगा, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा 9% कब कटेगा। तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके 5%। अब मैं आपको बताता हूं 4% कब कटेगा। अगर एक इंसान ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा रेस किया या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से पैसा रेस किया 2020 से लेकर 2023 के बीच में, ठीक है, 1 जुलाई 2023 के पहले, और वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड और वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिस्टेड है इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, लिस्टेड भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी होना चाहिए, आईएफएससी में भी होना चाहिए, तो 4%। तो अगर वो नॉन रेसिडेंट आपकी कंपनी का बॉन्ड खरीदता है या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदता है 2020 के बाद 2023 के पहले, जो आईएफएससी के अंदर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो 4%। और अगर 2023 के बाद खरीदता है ये सेम चीज, आफ्टर 2023 खरीदता है, तो 9%। बस इतना ही फर्क है, बस ये दो केसेस में 4% और 9% है, बाकी सब केस में यहां पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 4% मैंने आपको बता दिया कब है, 9% मैंने आपको बता दिया। 4% 9% सेम ही चीज है, एक 2023 के पहले का है और एक 1 जुलाई 2023 उसके बाद का है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2023 के पहले आईएफएससी के अंदर बॉन्ड्स खरीदते हो तो 4% है, 1 जुलाई 2023 से आईएफएससी में बॉन्ड खरीदोगे तो आपका 9% का टीडीएस कट जाएगा, बाकी सब केस में इट इज 5%। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, अगर आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो, गौर से सुनना, 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट पॉइंट है वो, 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो जो 194 एलसी में लिखा हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। आपको उस केस में इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स के अंदर माफ है। तो 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 का डेट याद रखना, उस पीरियड में अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो तो इंटरेस्ट माफ है। अब चौथे और आखिरी सेक्शन की तरफ आता हूं, यहां पर लेंडर कौन है? अब लेंडर बदल गया, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्यूएफआई क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। तो ये दो स्पेशल इन्वेस्टर्स हैं जिनको सेबी अप्रूव देती है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और ये लोग पैसा कहां लगाएंगे, किसको पैसा देंगे? इंडियन कंपनी को पैसा देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देंगे, ठीक है। तो इनका टीडीएस कितना कटेगा? 5% पे कटेगा। अब यहां पर भी पीरियड डाल के रखा है गवर्नमेंट ने, दैट इंटरेस्ट हैज टू बी पेएबल बिटवीन दिस पीरियड, इंटरेस्ट इस पीरियड में पे होना चाहिए था। देखो पिछले सेक्शन में पैसा इस पीरियड में बोरो होना चाहिए था, इसमें इस इंटरेस्ट इस पीरियड में पे होना चाहिए, मतलब 31 मई 2013 के बाद इंटरेस्ट पेबल होना चाहिए और 1 जुलाई 2023 के पहले इंटरेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों सेक्शन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उससे ज्यादा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब सामने वाला पैसा आपको कैसे देगा? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के तौर पे देगा, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा या म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी खरीदेगा, ये तीन में से कोई भी तरीके से वो पैसा इंडिया से रेस कर सकता है, ठीक है। सब केस में टैक्स रेट 5% ही है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। सब केस में टैक्स रेट 5% है। वन लास्ट थिंग ओवर हियर टू बी केप्ट इन माइंड इज, अगर कोई एनआर किसी आईएफएससी वालों को लोन देता है 1 सितंबर 2019 या उसके बाद, अगर एनआर ने किसी आईएफएससी के यूनिट को लोन दिया है और आईएफएससी वाला उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है,
तो वो इंटरेस्ट माफ है, माफ है, माफ है, उसके ऊपर तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर एनआर डायरेक्टली आईएफएससी वालों को लोन दे रहा है और वो उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो माफ है, किसी भी करेंसी का लोन हो माफ है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आखिरी चीज सर, डिविडेंड पे कैसे टैक्स लगता है नॉन रेजिडेंट के? हमेशा याद रखना, नॉन रेजिडेंट के डिविडेंड पे, फॉरेन कंपनी के डिविडेंड पे फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इसके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको जनरली आईएफओएस में मिलता है ना, इंटरेस्ट का डिडक्शन 20% तक, याद है? अगर लोन लोगे इन्वेस्ट करने के लिए तो इंटरेस्ट मिलता है 20%, वो भी नहीं मिलता है इनको, इनके लिए वो भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं, फ्लैट 20% पे टैक्स है। ठीक है, लेकिन अगर ये डिविडेंड आईएफएससी के यूनिट से मिल रहा है तो यहां पर अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2023 का, तो देन इन दैट केस द रिलैक्सेशन इज ओनली 10%, सिर्फ 10% का आपको टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो डिविडेंड में भी 2 आ गए। अब जानबूझ के लोग एग्जाम में डाल लेंगे, देखना डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम अ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी, तो बोलो 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिडक्शन मिलेगा, कोई डिडक्शन, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूं, कोई भी पीजीबीपी का डिडक्शन इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं मिलने वाला है, कोई भी आईएफओएस का डिडक्शन इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं मिलने वाला है, कोई भी यूआईडी का डिडक्शन इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चैप्टर 6 से का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चैप्टर 6 से गवर्नमेंट आपको देती है, वो है एटीएलए। एटीएलए छोड़कर और कोई चैप्टर 6 से का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट। उसके अलावा सर मेरा कोई और बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ कर सकता हूं, हाँ वो एक पॉजिटिव चीज है, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है वो आप इस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सर मेरे को आरओआई भरना जरूरी है क्या? सुनो, अगर आपने सिर्फ यही इंटरेस्ट इनकम कमाया है और अगर आपका टीडीएस 115A में जो रेट लिखा गया है उस हिसाब से कट गया है, उस हिसाब से कटा है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर 115A में 20% लिखा है और आपका टीडीएस 10% पे कट रहा है बिकॉज ऑफ डीटीडबलए, डीटीडबलए में अगर लोअर लिखा है तो लोअर पे काटना पड़ेगा, तो उस केस में आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर 115A के हिसाब से टीडीएस कटता है तो आईटीआर भरना जरूरी नहीं है, लेकिन 115A के हिसाब से टीडीएस नहीं कटता है तो आईटीआर भरना आपके लिए मैंडेटरी है, आपको भरना पड़ेगा आईटीआर। सर इन इनकम्स के ऊपर मैट लगेगा क्या? अगर आपका टैक्स रेट 15% से कम है तो मैट नहीं लगेगा और 15% से ज्यादा है तो मैट लग जाएगा। तो जहां जहां भी आपका टैक्स रेट 15% से कम है वहां मैट नहीं लगेगा, बुक प्रॉफिट से माइनस कर दो। जहां जहां आपका 15% से ज्यादा है टैक्स रेट, एक ही जगह है जहां पर 20% टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको मैट लग जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। अब बात करते हैं हम लोग रॉयल्टी एंड एफटीएस की। 115A के अंदर एक नॉन रेजिडेंट एक फॉरेन कंपनी है, वो किसी इंडियन कंसर्न या गवर्नमेंट को कुछ सर्विस दे रही है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है और अग्रीमेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। जब तक अग्रीमेंट और अप्रूवल वर्ड नहीं दिखेगा ना, आप 115A का सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अग्रीमेंट और अप्रूवल वर्ड क्वेश्चन के अंदर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर देख लेना इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन जाकर, जहां पर अग्रीमेंट और अप्रूव वर्ड लिखा है ना, वही इंस्टीट्यूट ने 115A लिया है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट उसको 40% पे टैक्स कर देती है रॉयल्टी और एफटीएस को। तो बी वेरी केयरफुल, आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रही है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अग्रीमेंट और अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, तो उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा। अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, पिछले साल तक 10% था, अब 20% कर दिया, या डीटीडबलए विचएवर इज लोअर। अगर डीटीडबलए में कम रेट लिखा है तो कम रेट, और डीटीडबलए में अगर ज्यादा लिखा है तो 20% पे टैक्स लग जाएगा आपको, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप 20% पे टैक्स लगा दो। ठीक है, साथ साथ में मैट लगेगा सर, अगर 15% से कम पे टैक्स लगता है तो मैट नहीं लगेगा, 15% से ज्यादा पे टैक्स लगता है तो मैट लग जाएगा। ठीक है, अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट का अप्रूवल होना जरूरी है, अदरवाइज आप यहां नहीं आओगे, नहीं तो फिर आप 40% पे फॉरेन कंपनी को टैक्स लगा दोगे। ठीक है, अब कुछ सवाल है, सर क्या पीजीबीपी और आईएफओएस के डिडक्शन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सर क्या लॉस सेट ऑफ करने मिलेगा? हाँ, लॉस, अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है, कोई दूसरा बिजनेस है उसमें लॉस है, वो आप इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। सर क्या चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर 6 से का डिडक्शन अगेंस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस इज अलाउड। इंटरेस्ट के अगेंस्ट अलाउड नहीं था, इंटरेस्ट में सिर्फ एटीएलए अलाउड था, बाकी कोई भी चैप्टर 6 से अलाउड नहीं था, लेकिन यहां पर अलाउड है। सर रिटर्न भरना जरूरी है? देखो, रिटर्न भरना नहीं जरूरी है अगर आप सिर्फ यही इनकम कमाते हो और टीडीएस 115A के रेट के हिसाब से कटा है। अगर टीडीएस 20% पे कटा है 115A के हिसाब से और सिर्फ ये इनकम कमाते हो तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। लेकिन टीडीएस अगर लोअर रेट पे कटा है, डीटीडबलए की वजह से 10% पे कटा है, 15% पे कटा है, क्योंकि डीटीडबलए में लोअर रेट लिखा है, तो फिर आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनको कोई सर्विस देती है और उनसे रॉयल्टी या एफटीएस कमाती है,
नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देती है, उनसे रॉयल्टी कमाती है, तो वो रॉयल्टी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। सर रॉयल्टी और एफटीएस का मतलब क्या होता है? सर देखो, रॉयल्टी और एफटीएस का डेफिनेशन सेक्शन 9 में दिया गया है और इंक्लूसिव तरीके से दिया गया है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, उसके अंदर तो मैं नहीं जा रहा हूं और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन उसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 5 और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 6। अब इन तीनों एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं। पहला एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर कोई बंदा किसी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के राइट्स के लिए पैसा देता है, किसके लिए पैसा देता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के राइट्स के लिए। अगर तुम किसी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की राइट्स खरीदते हो और उसके बाद उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, तो वो रॉयल्टी है और उसको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। पेयर भी उसको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेगा, एक्सपेंस मानेगा, पेयर उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगा, उसको सॉफ्टवेयर समझ के एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगा, बी वेरी केयरफुल, और ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं करेगा पेयर भी उसको, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि देखो, आप सॉफ्टवेयर दो तरीके से खरीदते हो। एक तो आप सॉफ्टवेयर का राइट्स खरीदते हो, क्या करने के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो वो रॉयल्टी है। दूसरा, वो रॉयल्टी है, उसको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करो। दूसरा, आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, क्या करने के लिए? या तो बेचने के लिए ऐसे के ऐसे ही, या तो उसको आपको क्या करना है, खुद के पर्सनल यूज के लिए आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, तो वो एक परचेस ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो वो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस पर्टिकुलर केस, इंजीनियरिंग एनालिसिस एक्सेलेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी एंड अनदर। तो सॉफ्टवेयर अगर आप बनाने के लिए राइट्स खरीदते हो तो वो रॉयल्टी, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए खरीदते हो या बेचने के लिए खरीदते हो तो वो रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी। बी वेरी केयरफुल। उसी तरीके से नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आया था। मैंने क्लास में आपको एग्जांपल भी दिया था कि एसबीआई क्या करता है, अपने क्रेडिट कार्ड को कस्टमर्स को इश्यू करता है, फिर क्रेडिट कार्ड जाकर कस्टमर क्या करता है, क्रेडिट कार्ड को जाकर स्वाइप करता है दुकानों में जाकर और सामान खरीदता है। तो वो स्वाइप करते समय उस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है, कि अप्रूवल, हर एक ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब वो अप्रूवल के लिए सर्वर की जरूरत है। सर्वर की तरह जर्मनी में है, जर्मनी में बैंक ऑफ जर्मनी ने एसबीआई को सर्वर यूज करने के लिए दिया है। अब साल खत्म होने पर जर्मनी की बैंक क्या करती है, एसबीआई को अपना इनवॉइस देती है, बोलती है कि भाई तुम्हारे कस्टमरों ने इतना सर्वर यूज किया है। तो अब जो बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज जो एसबीआई है, जो इंडियन बैंक है, जो फॉरेन बैंक को पेमेंट कर रही है फॉर यूज ऑफ सर्वर, क्या वो रॉयल्टी माना जाएगा? द आंसर इज यस। आर्ग्यूमेंट ये था कि ये रॉयल्टी नहीं माना जा सकता है क्योंकि देखो, सर्वर का पोजीशन इंडिया के बाहर है, सर्वर बाहर है, सर्वर का लोकेशन बाहर है। गवर्नमेंट ने बोला वो सब चीज मैटर नहीं करती है, ये इंडिया में माना जाएगा अक्रूड, और इस पर आपको इंडिया में क्या करना है, टैक्स भरना है, 195 के अंदर टीडीएस काटना है। उसी तरीके से इंडियन टीवी चैनल्स को अपने प्रोग्राम को ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो उन सैटेलाइट्स की जरूरत यूज करके आप इंडिया में टीवी चैनल्स का प्रोग्राम ट्रांसमिट करते हो। तो उन सैटेलाइट यूज करने वाली कंपनीज को, जिसका सैटेलाइट आप यूज कर रहे हो, उनको आप पेमेंट करोगे, क्या वो रॉयल्टी माना जाएगा? कोर्ट ने बोला यस, और इनकम टैक्स ने बाद में अमेंडमेंट लाया एक्सप्लेनेशन 6 में, बोला यस इट इज अ रॉयल्टी, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर 195। ठीक है। अब रॉयल्टी एंड एफटीएस तुम्हारा जान नहीं छोड़ने वाली है, बहुत जगह पर आती रहेगी। अभी जो आपने रॉयल्टी पढ़ा वो 115A वाला है, तो 115A वाला रॉयल्टी और ये रॉयल्टी में क्या फर्क है? अभी एक और रॉयल्टी और एफटीएस पढ़ोगे आप 44DA के अंदर, फर्क क्या है? बहुत केयरफुली सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अगर एक नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इंडिया में आके सर्विस देता है और उसका अगर पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो 115A फॉलो करेगा, और अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो वो 44DA फॉलो करेगा। इन दोनों सेक्शन के लिए नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट अप्रूव होना चाहिए। ये दोनों सेक्शन के अंदर अग्रीमेंट प्लस अप्रूवल मैंडेटरी, अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओगे जहां पर आपको फ्लैट 40% टैक्स लगेगा। ठीक है। अब इन दोनों सेक्शन में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो डायरेक्टली बता रहा हूं। 115A में आपको कोई भी खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन 44DA के अंदर, एडी नहीं है ये, डीए है, डीए। एडी तो वो पीजीबीपी में पढ़ा था, छोड़ दो वो, ठीक है, वो तो प्रिजम्पटिव इनकम था 8% 6%, ठीक है, वो छोड़ दो, ये डीए है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली पीजीबीपी नहीं निकालना है, आपको प्रॉपर पीजीबीपी कंप्यूट करना है। यहां तो आपको राइट हैंड साइड पे 115A में डायरेक्टली टैक्स लगता है, ठीक है, 20% का, लेकिन यहां पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर आप सारे खर्चों का एक्स डिडक्शन ले लो, उसके बाद ही आपको टैक्स लगेगा। लेकिन डिडक्शन लेते समय 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला, अगर जो इंडिया में आपका ब्रांच है, ठीक है, इंडिया में आपका जो पी है, अगर एक्सक्लूसिवली उसके लिए खर्चा नहीं कर रहे हो
कॉमन खर्चा कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव खर्चा इंडियन ब्रांच के लिए होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगा। एक्सक्लूसिव इंडियन ब्रांच के लिए खर्चा नहीं कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। माफ करो प्लीज, हाथ धो जाओ, हाथ धो लोगे डिडक्शन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने एचओ से कोई सर्विस लिया है, अपने ही एचओ से कोई सर्विस लिया, उसको पेमेंट कर रहे हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिक क्या है कि आप पेमेंट टू सेल्फ कर रहे हो। ब्रांच एचओ ब्रांच एक ही चीज होती है। आप अपने एचओ से सर्विस लेते हो, उसको पेमेंट करते हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आपने सर्विस या कुछ सामान किसी तीसरे बंदे से खरीदा है, एचओ से नहीं किया है, एचओ ने उसको पेमेंट किया है और आप एचओ को रीइंबर्स करते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में एचओ सिर्फ रीइंबर्समेंट कर रहा है। एक्चुअली में आपने सर्विस या गुड्स किसी थर्ड पार्टी से खरीदा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब दोनों सेक्शन के अंदर चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। दोनों सेक्शन में मिलता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दोनों सेक्शन में आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों सेक्शन में आपको अगर लॉस है दूसरे बिजनेस में तो वो सेट ऑफ कर सकते हो। अब 115A में आपको बुक्स और ऑडिट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 44DA के अंदर बुक्स और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। 115A के अंदर अमेंडमेंट आया कि 20% टैक्स सब्जेक्ट टू DTAA व्हिचएवर इज हायर, और यहां पर आपका टैक्स रेट 40% होगा फॉरेन कंपनी का, और अगर फॉरेन कंपनी नहीं है, नॉर्मल नॉन रेसिडेंट है, तो जो भी आपके नॉर्मल रेट्स है वो आपको लग जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां जाकर आपका 115A पूरा खत्म हो जाता है, स्पेशली इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। एक आखिरी चीज है वो बता देता हूं। एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने आज से 7-8 साल पहले लाया था, 2015 में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9, जिसके अंदर क्या बोला गया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है कि यहां पर एक बैंक ऑफ अमेरिका का इंडियन ब्रांच है। अब ये अपने कस्टमरों को इंडिया में लोन देता है। अब इसके पास लोन देने के लिए पैसा कहां से आता है? ये अपने ही हेडक्वार्टर से लोन लेता है और उनको इंटरेस्ट पे करता है, या अपने दूसरे ब्रांच से लोन लेता है, उनको इंटरेस्ट पे करता है। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या उनको इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये एक्सप्लेनेशन बोलता है यस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब अगर डिडक्शन मिलेगा तो क्या सामने वाले बैंक के हाथ में, जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, क्या उनके हाथ में ये इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? गवर्नमेंट बोलती है यस, उनके हाथ में भी ये इंटरेस्ट क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी, और उनको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और आपको, दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका इंडियन ब्रांच को उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो असेसिन डिफॉल्ट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी फॉर नॉन डिडक्शन, ये सब आपके ऊपर लगता रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर फॉरेन बैंक का इंडिया में ब्रांच है और वो अपने ही एचओ को या अपने दूसरे ब्रांच को इंटरेस्ट पे करता है तो डिडक्शन भी मिलेगा, सामने वाले के हाथ में वो इनकम भी माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन, दैट इज 115AB, 115AC एंड 115AD की तरफ। सबसे पहले 115AB, ये भी एक स्पेशल टैक्स रेट है। यहां पर किसके लिए एप्लीकेबल है, यहां पर नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पर एप्लीकेबल है ये एक ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये एक नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन है जिसने सेबी के साथ अप्रूवल लिया है और पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ अप्रूवल लिया है, और वो इंडिया में आकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाहर का एसोसिएशन जिसको सेबी ने अप्रूवल दिया है कि भाई तुम आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब कहां इन्वेस्ट करेंगे? ये लोग यूनिट्स ऑफ यूटीआई खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदेंगे और फॉरेन करेंसी में खरीदेंगे। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो यूटीआई और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदेंगे, फॉरेन करेंसी में खरीदेंगे, और इसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन्स आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस पर गवर्नमेंट आपको 10% का टैक्स लगाएगी और टीडीएस 196B के अंदर कटेगा। अब इसके अलावा और बहुत सारे सवाल है। क्या इनको कोई भी पीजीबीपी या आईएफओएस के डिडक्शन मिलेंगे? सवाल ही नहीं उठता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 एप्लीकेबल है? नॉट एप्लीकेबल। सर फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 क्या था सर? वो होता था ना कि अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा फॉरेन करेंसी में तो उसको टीटीबीआर, टीटीएसआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो यहां पर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रोवाइजो भी एप्लीकेबल नहीं है सर। सेकंड प्रोवाइजो क्या था? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहां पर, ठीक है। सेट ऑफ लॉस कर सकता हूं, यस, ये एक खुशखबरी है कि अगर किसी और में कैपिटल गेन का कोई लॉस है, वो कैपिटल गेन का लॉस आप इस कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम आरओआई, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम आरओआई। इसका मतलब आरओआई भरना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है और मैंडेटरी है, आरओआई आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 115AC एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे इंस्टीट्यूट कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहती है। एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है, वो क्या कर रहा है? वो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है, या पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है, या जीडीआर खरीद रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स खरीद रहा है, सब कुछ फॉरेन करेंसी में खरीद रहा है। किसमें खरीद रहा है? फॉरेन करेंसी, एंड इट इज आल्सो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई भी करती है। तो उसके ऊपर अगर वो बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है तो 10% टैक्स लगेगा,
और अगर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है या जीडीआर पे डिविडेंड मिलता है तो उस पे 10% टैक्स लगेगा। तो सब कुछ यहां पर 10% है, बाकी नीचे सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट अलग हो जाता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग आरओआई। यस, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाता है और उसका टीडीएस कट गया है तो उसको आरओआई भरने से सरकार क्या दे देगी, एग्जेम्पशन दे देगी, उसको एग्जेम्पशन आरओआई भरने की जरूरत नहीं है अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट कमाता है और उसका टीडीएस भी कट चुका है। तो अब जीडीआर पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर बाद, उससे पहले मैं तीसरे सेक्शन की तरफ आता हूं। अगर आप एफआईआई हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या अगर आप स्पेसिफाइड फंड हो, जेट 10 4D में हमने कैपिटल गेन्स के चैप्टर में पहले पढ़ा था, जाकर चेक करना। तो एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड के लिए ये सेक्शन है। एफआईआई इससे पहले भी आया था 115A में, 194 LD के टीडीएस के सेक्शन में भी एफआईआई आया था, उसका इधर कुछ लिंक है, थोड़ी देर बाद बताता हूं क्या लिंक है वो, ठीक है। तो अगर आप एफआईआई और अगर आप स्पेसिफाइड फंड हो और अगर आप सिक्योरिटी खरीदते हो, कौन सी सिक्योरिटी, 115AB वाली छोड़कर, ये वाली छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी किसी भी करेंसी में खरीदते हो, किसी भी इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर आप उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो 10% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कमाते हो तो 30% लगेगा। अच्छा, ट्रिपल बनने वाला कमाते हो शॉर्ट टर्म तो 15%, 112A वाला कमाते हो तो 1 लाख माफ 10%, जैसे बाकी सबको होता है वैसे यहां पर। और इंटरेस्ट के डिविडेंड कमाते हो तो उसके अंदर दो रेट है, एफआईआई के लिए 20% है और स्पेसिफाइड फंड के लिए 10% का टैक्स रेट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा कौन कमा रहा है, एफआईआई कमा रहा है तो 20, स्पेसिफाइड फंड कमा रहा है तो 10%। और अगर 194 LD वाला सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमा रहे हो, 194 LD वाली सिक्योरिटी से, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या इंडियन कंपनी के रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड से कमा रहे हो तो उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा आपको, टीडीएस भी 5% का ही कटेगा। बाकी सब कुछ पहले सेक्शन जैसा है, 115AB जैसा। अब तीसरे सेक्शन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि तीसरे सेक्शन के अंदर जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा जितना यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। जितने यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट उतने पोर्शन की इनकम पे, मान लो आपने टोटल डिविडेंड कमाया 10 लाख रुपीस का, उसमें से जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है आपकी एंटिटी के अंदर वो है फॉर एग्जांपल 30 लाख और टोटल इन्वेस्टर्स है 100 लाख, ठीक है। तो सिर्फ 30% इनकम पे ही आपको, सिर्फ 30% इनकम पे ही आपको 115AD का बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए 115AD के अंदर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 115AD पूरी इनकम पे 115AD का बेनिफिट मिले, पूरी इनकम पे 115AD का टैक्स रेट मिले, आपको रिलैक्स करे, एंजॉय करे रिलैक्स टैक्स रेट, तो फिर आपकी पूरे इन्वेस्टर्स क्या होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, तभी जाकर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आखिर में बोला है अगर DTAA दिया है तो 20% पे टैक्स लगेगा या लोअर रेट, विच एवर इज लोअर, वो तो जनरली सबको पता है, उसमें बोलने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा GDR पे। GDR का इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट है। देखो, इनकम टैक्स है ना सिर्फ लिस्टेड कंपनी के GDR को रिकॉग्नाइज करती है, इनकम टैक्स अनलिस्टेड कंपनी के GDR को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मान लो इन्फोसिस को कुछ शेयर्स इशू करने हैं इंडिया के बाहर, इन्फोसिस को इंडिया के बाहर से पैसा रेस करना है तो इन्फोसिस को क्या करना पड़ेगा, इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, एक लोकल बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा और उस लोकल बैंक के थ्रू पैसा रेस करना पड़ेगा थ्रू GDR। तो मान लो इन्फोसिस यूके चला गया, यूके की एक बैंक को पकड़ा और यूके की एक बैंक को बोला कि मेरे लिए GDR इशू करके लोगों से पैसा रेस करो। तो जो भी GDR इशू करा उससे जो भी पैसा रेस किया वो इन्फोसिस के पास आ गया। अब वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वो इन्वेस्टर एक नॉन रेसिडेंट वो GDR, लिस्टेड कंपनी का GDR किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर बेचता है, इंडिया के बाहर ट्रांसफर करता है, तो टैक्स इंप्लीकेशन नंबर 1 वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 47(7) है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सुन लो, अगर एक एनआर दूसरे एनआर को लिस्टेड कंपनी का GDR इंडिया के बाहर ट्रांसफर करता है तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब टैक्स इंप्लीकेशन नंबर 2, मान लो उसको, वो नॉन रेसिडेंट को वो GDR बेचना नहीं है, बल्कि वो नॉन रेसिडेंट को इन्फोसिस के शेयर्स चाहिए, उसको इन्फोसिस के शेयर्स चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फोसिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर रिडेम्पशन। अब मान लो उसने रिक्वेस्ट किया फॉर रिडेम्पशन कि भाई 15 सितंबर को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे क्या दे दो, आप मुझसे मेरा GDR ले लो, बदले में शेयर दे दो, और इन्फोसिस ने भी उसको बदले में शेयर दे दिए और GDR ले लिए। तो इन्फोसिस ने उससे GDR ले लिए, शेयर दे दिए, अब उसके हाथ में क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगा, अब वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट, GDR दे रहा है, शेयर ले रहा है, तो जितना भी उस शेयर का वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रिडेम्पशन वो उसका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। रिक्वेस्ट कब किया, 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर का उसका जो भी वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसने जितने में GDR खरीदा था वो उसका कॉस्ट, वो तो उसको पता ही है कितना होगा, ठीक है। अब उसके पास क्या आ गया,
शेयर्स आ गए। आगे जाकर वो शेयर्स बेचेगा से उसने 50 शेयर्स मिले थे उसको, उसने 3,000 रुपए में बेचा तो 1.5 लाख रुपए की उसकी इनकम हो गई। अब कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट भी वही होगा जो शेयर का एफएमवी था ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन। तो रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन के दिन कितनी एफएमवी थी? 2200। यहां पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन के दिन 2200 थी, रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन के दिन 2200 एफएमवी थी। वही आगे जाकर आपका कॉस्ट बन जाएगा। उस हिसाब से आप क्या निकालोगे? अपना कैपिटल गेन्स निकालोगे। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आप रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन से ही काउंट करोगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग विल आल्सो बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रिडेम्पशन। जिस दिन आप रिक्वेस्ट किए थे रिडेम्पशन का, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से काउंट करना है आपको। बी वेरी केयरफुल, वहीं से काउंट होगा टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब जेडीआर पे आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब अगले प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम के लिए, बहुत बार इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। चैप्टर 12A सेक्शन 115C2I एनआरआईज के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। सबसे पहले ये एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है सिर्फ एनआरआईज के लिए, और ये ऑप्शनल है। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, आपकी मर्जी। एनआरआई का मतलब क्या है? पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे। एनआरआई मतलब एक इंसान जो इंडियन सिटीजन हो सकता है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब स्पेसिफाइड एसेट का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एसेट मतलब इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स। इंडियन कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी भी चलेगी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी चलेंगे। पब्लिक कंपनी के शेयर भी कवर्ड है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी कवर्ड है। लेकिन डिबेंचर्स सिर्फ पब्लिक कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का नहीं है। डिपॉजिट भी सिर्फ पब्लिक कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चलेगी। अब ये सारे असेट्स, ये 4 असेट्स अगर वो फॉरेन करेंसी में खरीदेगा तो उसका नाम आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। क्या हो जाएगा उसका नाम? फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। उसके बाद उससे अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाता है तो वो यहां पर कवर्ड है, और अगर उससे वो इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम कमाता है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे II, तो वो भी यहां पर कवर्ड है। तो ये सारे असेट्स अगर एनआरआई खरीदता है फॉरेन करेंसी में तो उसके एलटीसीजी और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को यहां पर हम रिलैक्स रेट पे टैक्स करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, क्या कोई पीजीपीपी का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। IFOS भी नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्लैट टैक्सेबल है। क्या फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 करना पड़ेगा? यस। अगर एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसको फर्स्ट प्रोवाइजर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फॉरेन करेंसी में खरीदता है तो यहां पर फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 इज एप्लीकेबल। क्या सेकंड प्रोवाइजर एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। इसका मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर इनकम आप नॉर्मल रेट पे टैक्स करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, टैक्स रेट्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो नॉर्मल रेट है उस हिसाब से टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म मतलब यहां पर सब लॉन्ग टर्म, स्टॉक मार्केट वाला लॉन्ग टर्म भी 10% पे टैक्स होगा। अगर आप ये चैप्टर ऑप्ट कर लेते हो तो फिर 112A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 112A भी नहीं मिलेगा आपको। 1 लाख का एग्जेम्पशन जो मिलता है वो भी हाथ से धो जाओ, वो भी हाथ से धो बैठोगे आप। तो आपको सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहां पर 10% पे टैक्स होगा, और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम 20% पे, अदर इनकम नॉर्मल रेट्स पे। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कमिंग इनटू दिस चैप्टर इज सेक्शन 115F। अगर आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ, ऊपर वाले असेट्स बेचकर, अगर 6 महीने के अंदर आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स री इन्वेस्ट कर दोगे, नेट कंसिडरेशन जितना भी आपको नेट कंसिडरेशन मिला वो पूरा री इन्वेस्ट कर दोगे, तो हम आपका कैपिटल गेन्स माफ कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी नेट कंसिडरेशन है 54F जैसा कैपिटल गेन्स के अंदर था ना, नेट कंसिडरेशन आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ गेन री इन्वेस्ट करोगे तो प्रोपोर्शनेटली माफ होगा, पूरा माफ नहीं होगा। तो हम जितना भी अगर नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो पूरा कैपिटल गेन्स माफ करवा देंगे। किस में इन्वेस्ट करना है? वापस से स्पेसिफाइड असेट्स में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा। लेकिन फिर आप 3 साल तक उसको बेचना मत। अगर 3 साल के अंदर बेचा तो जो कैपिटल गेन्स पहले माफ हुआ था वो भी टैक्स कर देंगे, और जो नया असेट्स बेच रहे हो उस पे भी जो बेचकर कैपिटल गेन्स आएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, रिटर्न भरने की जरूरत है इन लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग सिर्फ यही इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एलटीसीजी कमाते हैं और उनका टीडीएस भी कट चुका है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सर अभी मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूं, अगले साल रेसिडेंट बन गया तो मुझे ये चैप्टर का बेनिफिट मिलता रहेगा? हाँ, वो सेम असेट के लिए मिलता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं होता है। ये सेम असेट के लिए, कोई नया असेट खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो असेट खरीद लिया था जब एनआरआई था तब खरीद लिया था, उसके लिए बेनिफिट आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम आपकी माफ रहेगी जब तक आप उसको बेचते नहीं हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये चैप्टर आपके लिए ऑप्शनल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ये चैप्टर कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। 115BB क्लास में भी मैंने आपको बताया 115BB के अंदर क्या आता है? लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, पजल, ये सब आप गैम्बलिंग, वैम्बलिंग, बैटिंग ये सब करोगे, वो सब 115BB में 30% पे टैक्स लगेगा सबके लिए। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर। अच्छा, इसमें से गवर्नमेंट ने 115BB में से ऑनलाइन गेम्स को अभी हटा दिया है।
और ऑनलाइन गेम्स के लिए गवर्नमेंट ने 115 बीबीजे अलग से सेक्शन बनाया है, उसके अंदर भी 30% टैक्स लगेगा। उसका टीडीएस का सेक्शन भी गवर्नमेंट ने बदल दिया है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया हूं। ठीक है, टीडीएस के चैप्टर में मैंने वो सेक्शन भी आपको कराया था। अब नॉन रेसिडेंट्स की कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी इनकम नॉन रेसिडेंट की एग्जेम्प्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फॉरेन कंपनीज की कुछ एग्जेम्प्ट इनकम 1048, 1048A और 1048B। 1048 क्या बोलता है? अगर कोई फॉरेन कंपनी, गौर से सुनना, अगर कोई फॉरेन कंपनी क्रूड ऑयल बेचती है या तो कुछ और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज बेचती है, किसको बेचती है? कोई भी पर्सन हुई इन इंडिया, इंडिया के किसी भी, इंडिया में जो भी बंदा है उसको बेचती है, ठीक है, और पैसा इंडिया में रिसीव करती है और INR में रिसीव करती है, इंडियन रुपीस में रिसीव करना पड़ेगा और इंडिया में रिसीव करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। और वो फॉरेन कंपनी शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में करना अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसका अग्रीमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और नेशनल इंटरेस्ट में वो अग्रीमेंट करना चाहिए, हमारे देश के इंटरेस्ट में करना चाहिए। अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल करती है तो उसकी जो भी सेल ऑफ क्रूड ऑयल या कोई और गुड्स और नोटिफाइड की है गवर्नमेंट ने, सर्विसेज नोटिफाई किया, ऐसा कुछ नोटिफाई नहीं किया है फिलहाल, सिर्फ क्रूड ऑयल ही कवर्ड है, तो उसकी जो भी इनकम आएगी फ्रॉम सेल ऑफ क्रूड ऑयल वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या करना है फॉरेन कंपनी को? इंडिया के अंदर किसी को बेचना है, क्रूड ऑयल बेचना है, पैसा इंडिया में रिसीव करना है, इंडियन करेंसी में रिसीव करना है, गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करना है और कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। तो आपका 1048 में इनकम माफ हो जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ क्रूड ऑयल। अब 1048A क्या बोलता है? यह भी बोलता है फॉरेन कंपनी, लेकिन अब फॉरेन कंपनी क्या करेगी? क्रूड ऑयल पहले इंडिया में स्टोर करेगी और फिर स्टोर करके उसमें से बेचेगी। और यहां पर इनकम सिर्फ अक्रू होना जरूरी है, इनकम इंडिया में रिसीव होना और इंडियन करेंसी में रिसीव होना जरूरी नहीं है। यहां पर मेन कंडीशन है क्रूड ऑयल इंडिया में स्टोर करो और फिर बेचो। किसको बेचो? अब इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचना, हर किसी को बेचोगे तो नहीं चलेगा, और वही सेम अग्रीमेंट होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। कोई और एक्टिविटी कर सकता हूं, यहां पर तो नहीं मना किया था, यहां पर कोई और एक्टिविटी करोगे तो चलेगा, यहां पर कोई मनाही नहीं है किसी और एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज, अगर वही नॉन रेसिडेंट, वही फॉरेन कंपनी, अगर उसका अग्रीमेंट हुआ है, अभी इसी का कंटिन्यूएशन है ये दोनों सेक्शन, तो अब तीसरा सेक्शन इसी का कंटिन्यूएशन है दूसरे का। अगर अग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद अगर कुछ बेचता है तो क्या वो भी माफ हो जाएगा? यस, सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक अग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद अगर बेचते हो तो वो भी माफ है। अच्छा, अगर अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, पूरा अग्रीमेंट होने नहीं दिया हमने, 5 साल तक वेट ही नहीं किया, उसके बीच में टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद बेचा, तो क्या वो भी माफ हो जाएगा? हाँ, वो भी माफ हो जाएगा। चेक करो, अग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद अगर कुछ बेचोगे तो वो भी माफ हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अनकन्वेंशनल एग्जाम्शन की तरफ, जो डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा काम नहीं आने वाला है, बट एग्जाम में पता नहीं शायद काम आ सकता है। ठीक है, 10(4)(e) के अंदर क्या बोला गया? सबसे पहले ये बात करता हूं मैं, अगर एक नॉन रेसिडेंट, क्या, कौन कौन कौन? एक नॉन रेसिडेंट अगर कुछ चीजें ट्रांसफर करके कमाता है तो उसकी इनकम माफ हो जाएगी। क्या ट्रांसफर करके कमा रहा है वो? अगर एक नॉन रेसिडेंट कुछ चीजें ट्रांसफर कर रहा है, जैसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर रहा है, या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांसफर कर रहा है, उससे जो इनकम कमा रहा है तो कैपिटल गेन्स कमा रहा है तो माफ हो जाएगा। ये 3 चीज बेचकर कैपिटल गेन्स कमा रहा है तो माफ हो जाएगा। चौथी चीज, अगर वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से कुछ इनकम कमा रहा है, इनकम मतलब उससे कुछ डिविडेंड इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो भी माफ हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज उसने किसके साथ एंटर किया है? ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सब किसके साथ एंटर किया है? वो नॉन रेसिडेंट ने एंटर किया विद एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ IFSC। IFSC के ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ अगर वो एंटर करेगा तब जाके माफ होएगा, प्लस उसको कुछ और प्रिस्क्राइब कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या प्रिस्क्राइब कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे? ये ऊपर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो एंटर कर रहा है किसके साथ? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ IFSC के साथ, जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर IFSC। तो ये जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है इसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर द IFSC। ठीक है, दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट वो नॉन रेसिडेंट अपने किसी पी के बिहाफ पे नहीं एंटर कर रहा है। एक नॉन रेसिडेंट अगर अपने पी के बिहाफ पे, सच कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव इज नॉट एंटर्ड बाय नॉन रेसिडेंट थ्रू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पी, तो वो एक नॉन रेसिडेंट अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, इंडिया में उसका कोई ब्रांच है, उसके बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो प्लीज। नेक्स्ट, सेक्शन 10(4)(f), ये क्या बोलता है? अगर एक नॉन रेसिडेंट कुछ रॉयल्टी कमा रहा है, कुछ इंटरेस्ट कमा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ शिप, किसको दिया उसने लीज पे शिप? एक नॉन रेसिडेंट है, उसने किसी IFSC वाले को शिप या एयरक्राफ्ट लीज पर दिया, और बदले में वो क्या कमा रहा है? उस एयरक्राफ्ट के ऊपर IFSC वालों से रॉयल्टी कमा रहा है, IFSC वालों से इंटरेस्ट कमा रहा है। तो वो IFSC वालों से जो भी रॉयल्टी और इंटरेस्ट कमा रहा है शिप लीज पर देकर, एयरक्राफ्ट लीज पर देकर, वो इंटरेस्ट और रॉयल्टी सेक्शन 10(4)(f) के अंदर क्या है? एग्जेम्प्ट है। चेक कर लो प्लीज।
नेक्स्ट सेक्शन 10(4)(g), एक नॉन रेसिडेंट है, उसने अपना पोर्टफोलियो संभालने के लिए किसी बंदे को दे दिया, उससे इनकम कमाया। ठीक है, मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं, मैंने पोर्टफोलियो संभालने के लिए किसी बंदे को दे दिया। किसको दे दिया? एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ आईएफएससी को दे दिया। एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को मैंने अपना आईएफएससी के अंदर, मैं लंदन में बैठा हुआ एक नॉन रेसिडेंट हूं, मैंने ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के अंदर एक आईएफएससी वाला एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, उसको मैंने अपना पोर्टफोलियो दे दिया। मैंने बोला तू संभाल मेरा पोर्टफोलियो और मेरे लिए इनकम कमाया। उसने मेरे लिए इनकम कमाया। कहां से कमाया? लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमा रहा है, यूएस न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमा रहा है, जापान के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमा रहा है। तो वो जो भी मेरे लिए पैसा कमा रहा है, पैसा कौन कमा रहा है? इंडिया के अंदर एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो आईएफएससी यूनिट, आईएफएससी के अंदर एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। ठीक है, वो एक नॉन रेसिडेंट के लिए पैसा कमा रहा है। तो वो जो भी पैसा कमा रहा है वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इनकम होगी, माफ होगी, लेकिन वो इनकम इंडिया के बाहर अक्रूअराइज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? वो बीएससी के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो डाउ जोन्स में ट्रेड करेगा या न्यूयॉर्क एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेगा या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेगा, तब माफ होगा। ठीक है, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेगा तो माफ नहीं होगा। तो बहुत बारीकी से टेक्निकल चीज है। नॉन रेसिडेंट बाहर बैठा है और आईएफएससी के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट उसका पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर अगर उसके लिए दुनिया भर में ट्रेडिंग करता है और उसको इनकम कमा के देता है तो वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में माफ होगा। लेकिन बीएससी और एनएससी से कमाएगा तो वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया है कि कुछ और एक्टिविटी को भी हम लोग माफ करेंगे, जिसको हम लोग आगे जाकर क्या कर सकते हैं? नोटिफाई करेंगे। तो जब नोटिफाई करेंगे तब बात करेंगे, अभी तो नोटिफाई किया नहीं है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है पूरा नया नवेला सेक्शन है, एब्सोल्युटली न्यू सेक्शन एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 10(4)(h), कैपिटल गेन एग्जेम्पशन टू अ यूनिट ऑफ एन आईएफएससी। इसमें क्या हो रहा है पता है? एक ट्रांसफरर है, वो नॉन रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट ट्रांसफरर है या यूनिट ऑफ आईएफएससी वो ट्रांसफरर है, वो कुछ ट्रांसफर कर रहा है। क्या करते हैं ये लोग? दे आर प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो मैं ट्रांसफरर हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, या तो मैं एक यूनिट ऑफ आईएफएससी हूं जिसका मेन काम क्या है? एयरक्राफ्ट लीज करना। ठीक है, अब मैंने ट्रांसफर क्या किया? मैंने इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर किया ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी जो एक यूनिट ऑफ आईएफएससी है, वो भी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में बिजनेस करती है। ठीक है, तो मैं ट्रांसफरर हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं या मैं आईएफएससी का एक यूनिट हूं, मेरा धंधा है लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। मैंने किसी दूसरी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदा था जो आईएफएससी के अंदर है, वो भी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट करती है। उसके अगर मैं शेयर्स ट्रांसफर करता हूं, उससे कैपिटल गेन्स आएगा तो मुझे माफ हो जाएगा। और ये 10 साल के लिए माफ है, पहले 10 साल के लिए। जब से डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म हुई थी उसके पहले 10 साल के लिए माफ है, 10 साल के बाद ये माफ नहीं होगा। ठीक है, ये पहले 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने माफ किया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला इसको हम माफ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो अगला वाला सेक्शन है ये हमने ऑलरेडी कैपिटल गेन्स में कवर कर लिया था, फिर भी एक बार बता देता हूं। ओरिजिनल फंड, स्पेसिफाइड फंड याद है? ओरिजिनल फंड से बाहर था, रिजल्टेंट फंड इंडिया में था। ओरिजिनल फंड से रिजल्टेंट फंड को शेयर्स ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन्स माफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा ही कुछ बातें यहां पर की गई है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर इतना ज्यादा फोकस मत करो। वैसे हमने ये कैपिटल गेन्स में कवर कर लिया था सेक्शन 47 और सेक्शन 10(4)(d) के बाद। ठीक है, जाकर चेक करना। अब अगला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, फिरंगी होना चाहिए। अगर उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है अपने एम्बेसी से, ये किसके लिए बनाया गया है? कि इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी में कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, और वो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। यूएस एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अब उनको यूएस गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो वो सैलरी गवर्नमेंट ने यहां पर क्या कर दिया? माफ कर दिया है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। पहला कंडीशन, वो लोग के देश में हमारे जो करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल्स काम करते हैं उनकी सैलरी को भी माफ करो आप। मतलब यूएस में जो इंडियन एम्बेसी में जो इंडिया के सिटीजन काम करते हैं उनकी सैलरी को माफ करो। दूसरी चीज, वो जो फिरंगी इंडिया में काम कर रहा है, he should not be engaged in any other business and profession और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो उस नॉन रेसिडेंट का, ये जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये इंडिविजुअल जिसकी इनकम हम माफ कर रहे हैं, उसका इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए या कोई दूसरी नौकरी पे वो काम नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो हम उसकी इनकम को माफ कर देंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, अदरवाइज पहला कंडीशन क्या है? वहां माफ करो तो हम माफ करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? उसको बोलो इंडिया में आके अपनी नौकरी करे चुपचाप, कोई दूसरी नौकरी मत करना या कोई दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व मत हो जाना, नहीं तो तेरा रेम्यूनरेशन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 10(6)(6), ये भी एक फॉरेन नेशनल के लिए है। एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन एंटरप्राइज है, वो अपने एक एम्प्लॉय को, जो फॉरेन नेशनल है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये भी फॉरेन नेशनल है, वो अपने एम्प्लॉय को इंडिया में भेजता है, कुछ दिनों के लिए इंडिया में भेजता है और उसको रेम्यूनरेशन देता है। इंडिया में कुछ बिजनेस के काम से भेज रहा है और उसको रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है वो रेम्यूनरेशन भी उसका हम माफ कर देंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। पहला कंडीशन, वो फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई भी ट्रेड या बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 डेज तक इंडिया में रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्या वो एम्प्लॉय का कोई ट्रेड और बिजनेस इंडिया में हो सकता है? हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में एक बार पूछा है कि वो एम्प्लॉय इंडिया में ट्रेड और बिजनेस करता है, उससे उसके एग्जाम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उस कंपनी का इंडिया में ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए और वो इंडिया में 90 डेज के लिए आना चाहिए
और वो कंपनी उस रेम्यूनरेशन को डिडक्शन के तौर पर इनकम टैक्स में क्लेम नहीं करना चाहिए। वो कंपनी उस एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन जो दे रही है उसका वो इंडिया में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती है कभी भी। वो अगर डिडक्शन क्लेम करेगी तो एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला एग्जेम्पशन बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है, सेक्शन 1023 FE, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड पर्संस की इनकम को गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन में 3 लोग आते हैं। सबसे पहले अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी की कंपनी है। ठीक है, तो अबू धाबी गवर्नमेंट की एक कंपनी है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये पहला स्पेसिफाइड पर्सन है। दूसरा स्पेसिफाइड पर्सन सॉवरेन वेल्थ फंड, जो कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन, ये सॉवरेन वेल्थ फंड बाहर की कंट्री का फंड है, विच इज होल्डी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। इट इज सेटअप अंडर द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के लॉ में सेटअप हुआ है। उसकी जो भी अर्निंग है वो सब गवर्नमेंट को ही जाती है, किसी भी प्राइवेट पर्सन को कोई भी अर्निंग नहीं जाएगी। उस फंड की जो भी अर्निंग है वो वहां की गवर्नमेंट को जाती है। चौथा, जब भी वो डिसोल्यूशन होएगा तो उसके सारे असेट्स वहां की गवर्नमेंट को जाएंगे। लेकिन इस तीसरे और चौथे कंडीशन में एक एक्सेप्शन है, अगर उस गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है या किसी से क्रेडिट पर कुछ लिया है तो ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 3 और 4 में आपको पूरा पैसा आपको रखने का कोई हक नहीं है, क्रेडिटर को और बैंकर को भी वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोन लिया है तो आप ये नहीं बोल सकते हो तो भी पूरा पैसा गवर्नमेंट का ही है, अगर किसी क्रेडिट पे लिया है तो भी ये बोल नहीं सकते हो पूरा पैसा गवर्नमेंट का नहीं, तो फिर डिसोल्यूशन पे आपको उनको भी एसेट्स देना पड़ेगा, तो आपकी अर्निंग में से आपको उनको भी पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, वो जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इंडिया के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके डे टू डे ऑपरेशंस में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो इन्वेस्टी मतलब जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके डे टू डे ऑपरेशंस में टांग मत अड़ाना। हाँ, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। वो आपके इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन करना वो आपका हक है, वो आप कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फंड सॉवरेन वेल्थ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे स्पेसिफाइड पर्सन की तरफ। तीसरा स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? पेंशन फंड है। किधर का पेंशन फंड है? एक फॉरेन कंट्री में लॉ में क्रिएटेड पेंशन फंड है। वो क्या करता है? वो that fund is not liable to tax in the foreign country. That fund is not liable to tax. उस फंड को अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में टैक्स नहीं लगता है, उसको कुछ और कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा कंडीशन सेम है जो ऊपर था, आप चेक कर लेना। वो इन्वेस्टी के डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं टांग अड़ाएगा, लेकिन डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करना है अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए तो वो कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। ठीक है, तो ये 3 स्पेसिफाइड पर्सन है जिसकी इनकम गवर्नमेंट ने सेक्शन 1023 FE में माफ की है। कौन सी इनकम माफ की है? अब इनकम की लिस्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने इनकी डिविडेंड इनकम माफ कर दी है, इनकी इंटरेस्ट इनकम माफ कर दी है, और सेक्शन 56(2)(12) की इनकम माफ कर दी है। ये बिजनेस ट्रस्ट की कुछ इनकम है, बिजनेस ट्रस्ट में जो अमेंडमेंट आया है उससे रिलेटेड इनकम है, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ इनकम माफ कर दी है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माफ कर दी है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किस में करेंगे? डेट में करेंगे, उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, शेयर कैपिटल में करेंगे, उससे डिविडेंड कमाएंगे, यूनिट में करेंगे, उससे भी डिविडेंड और इंटरेस्ट कमाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कब करना है? अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2024 के बीच में करना है, और कम से कम इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए आपको होल्ड करके रखना है। अब इन्वेस्टमेंट किन कंपनीज में कर रहा है, किन एंटिटीज में करना है? तो 5 किस्म की एंटिटीज गवर्नमेंट ने यहां पर लिखी है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस ट्रस्ट में करना है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है उसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको ऐसी कंपनीज और एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। किसमें? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, जैसे अडानी जैसी कंपनी, ऐसी कंपनी और एंटरप्राइज जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तीसरा, आपको AIFs में इन्वेस्ट करना है। किसमें? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 AIF, और वो AIF अपना कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट बी वाली कंपनी में डालता है या सी या डी वाली कंपनी में डालता है या ई वाली। तो ये जो AIF है, ये AIF कैसा होना चाहिए? उसका 50% इन्वेस्टमेंट कम से कम बी वाली, डी वाली या ई वाली कंपनी में 50% इन्वेस्टमेंट कम से कम वो यहां पर 3 जगह पर करता है, मिनिमम 50%। ठीक है। चौथा, आपको एक नई नवेली डोमेस्टिक कंपनी में पैसा डालना पड़ेगा जो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद सेटअप हुई थी। ऐसी डोमेस्टिक कंपनी में डालना पड़ेगा जो अपना 75% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालता है, जो पॉइंट नंबर बी वाली कंपनी है उसमें 75% पैसा वहां पर इन्वेस्ट करके रखा है। या तो एक NBFC में डालना पड़ेगा जो अपना 90% लेंडिंग बी में जो मेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनको लैंड करता है। ठीक है, 90% उनको लैंड करता है। अगर आपने कोई भी कंडीशन आगे जाकर वायलेट किया तो जो भी इनकम पहले माफ हुआ था
दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाला है कि 3 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है। अब अगर 2 साल में आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 2.5 साल में बेच दिया, तो जो भी आपका पहले कैपिटल गेन्स या जो भी आपका पहले इंटरेस्ट डिविडेंड माफ था वो गवर्नमेंट अब आपसे टैक्स कर देगी। ठीक है, एक लास्ट चीज यहां पर गवर्नमेंट ने पॉइंट नंबर सी में आपको बोला है 50% डालना है, पॉइंट नंबर डी में आपको बोला है 75%, पॉइंट नंबर ई में बोला है आपको 90%। ठीक है, तो अगर आप 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो बी, डी और ई में, तो आपकी इनकम माफ हो जाएगी, लेकिन पूरी इनकम माफ नहीं होगी। अगर आपको पूरी इनकम माफ करना है ना, तो आपको 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर ये कंपनी को 50% बोला है और अगर ये 70% इन्वेस्ट करती है, तो सही किया है इसने, कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन एग्जेम्पशन भी फिर 70% का ही मिलेगा एज पर दिस प्रोवाइजो। यहां पर भी एग्जेम्पशन आपको फिर 70% का ही मिलेगा, 70% का ही मिलेगा। अगर आपको पूरा माफ करना है तो पूरा 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर गवर्नमेंट आपको माफ करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको माफ नहीं करने वाली है। ये बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर सेक्शन। यहां जाकर ये महान और ये बड़ा सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 115 BBA, एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए और एंटरटेनर के लिए। अब तीनों के लिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, इंडिया का सिटीजन नहीं चलेगा, ठीक है, और अगर आप इंडिया में किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, या अगर आप एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हो, या अगर आप किसी मैगजीन में, जर्नल में आर्टिकल कंट्रीब्यूशन करके उससे पैसा कमाते हो, तो ये तीनों जगह से अगर कुछ पैसा कमाते हो तो 20% आपकी इनकम टैक्स लग जाएगी, फ्लैट 20% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो स्पोर्ट्समैन के लिए ये तीनों पॉइंट कवर्ड है। स्पोर्ट्समैन जो गेम खेल के कमाएगा, स्पोर्ट्स खेल के कमाएगा, वो भी आएगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल से भी जो कमाएगा, सब पे 20% टैक्स लग जाएगा आपको फ्लैट। ठीक है, अब अगर कोई नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन है, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लैंड ICC, अगर वो इंडिया में कोई वर्ल्ड कप अरेंज करवाता है और उससे कुछ पैसा कमाता है, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा 20% पे। ICC जो भी कमाएगा वो 20% पे टैक्सेबल होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। यहां पर देखो, पिलकॉम वर्सेस CIT, जिसके अंदर यहां भाषण दिया गया है कि 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तो वो टाइम पे इंडिया में जो भी कमाया गया था, वो जो भी कमाया था, वो सब इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब तीसरी चीज है यहां पर, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन नहीं है, जैसे रेहाना अभी आई थी अंबानी की बेटी की शादी में, एंटरटेन करके गई थी, पैसा कमा के गई थी, 20% टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर भी। ठीक है, 20% टैक्स लग जाएगा इंडिया के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये जो भी इनकम कमा रहे, क्या उसमें से उनको कोई डिडक्शन मिलेगा? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई अलावेंस का डिडक्शन नहीं, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्या इन लोगों को ITR भरना जरूरी है? देखो, इनको अगर सिर्फ यही इनकम कमाते हैं और इनका TDS कट गया है, तो इनको ITR भरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर TDS कौन से सेक्शन में कटता है इनका TDS सेक्शन 194E में कटता है, 20% के हिसाब से कटता है। 115 BBA में इनका टैक्स रेट है और TDS कहां दिया गया है? 20% 194E के अंदर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है TDS के लिए, 1 रुपया भी दोगे तो TDS काटना मैंडेटरी है। सर अंपायर्स और रेफरीज भी यहां पर आ जाएंगे क्या? अंपायर्स और रेफरीज यहां पर नहीं आएंगे, वो लोग प्रोफेशनल है लेकिन वो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है। यहां पर सिर्फ स्पोर्ट्समैन कवर्ड है। अंपायर और रेफरीज के लिए आपको, अगर अंपायर और रेफरी नॉन रेसिडेंट है तो 195 में TDS काटना पड़ेगा, और अंपायर और रेफरी अगर रेसिडेंट है तो 194J में TDS काटना पड़ेगा। यहां पर जो भी 20% है, फ्लैट 20% है, विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसमें से आपको कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट प्रोविजन, दैट इज 115JG, कन्वर्जन ऑफ एन इंडियन बैंक ऑफ अ फॉरेन कंपनी इनटू एंड सब्सिडरी इंडियन कंपनी। ये क्या है सर? सपोज एक बैंक ऑफ जर्मनी है, जर्मनी के अंदर उसकी इंडिया में एक ब्रांच है मुंबई के अंदर। ठीक है, अब RBI क्या बोल रही है उनको, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या बोल रही है कि आप इस ब्रांच को इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इस ब्रांच को इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर दोगे तो हम आपको बहुत सारी चीज माफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी एसेट्स ट्रांसफर करोगे ब्रांच से इंडियन कंपनी में, उस पर कैपिटल गेन्स माफ कर देंगे। उसके बाद जो भी उस ब्रांच के लॉसेस और UAD होंगे वो सब कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। उसके बाद वो ब्रांच का अगर कोई मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैट क्रेडिट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्रेडिट, वो भी हम क्या करेंगे आपको, वो भी हम आपको पास ऑन करवा देंगे। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ CBDT, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो नोटिफिकेशन जो नीचे दिया गया अगर फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे जाकर कुछ वायलेट किया तो जो भी एग्जाम्शन पहले मिला था वो सब गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार सारे के सारे एग्जाम्शन आपसे विड्रॉ कर लेगी और आपके हाथ में फिर कुछ नहीं बचेगा। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले सर अगर जब ऐसे कन्वर्जन होगा तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ब्रांच और न्यू कंपनी के बीच में अपोर्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, जो जब ऐसा कन्वर्जन होगा तो जो लॉस होगा, UAD होगा, उसका क्या होगा? डोंट वरी, जो PGBP लॉस है सेक्शन 72 वाला, अदर देन स्पेक्युलेटिव लॉस, स्पेक्युलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और UAD वो आप अनदर 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देना।
और 8 साल के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। क्या बात है सर। सर कंपनी के लिए ब्रांच से जो कंपनी के पास असेट्स आएंगे उनकी डब्ल्यूडीवी क्या होगी? जो ब्रांच की डब्ल्यूडीवी है वही कंपनी की डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर ब्रांच के पास कोई इन्वेस्टमेंट्स था, डिवेंचर्स था, शेयर्स था, कोई ज्वेलरी था, अभी वो कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। जो इंडियन सब ब्रांच के हाथ में कॉस्ट था वही सब्सिडरी के हाथ में कॉस्ट बन जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आप क्या कर देना, पहले से क्लब करके ले लेना, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जब ब्रांच ने एसेट खरीदा था तब से क्लब करने मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर मैट क्रेडिट भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला वो भी फ्रेश 15 ईयर्स के लिए। क्या बात है सर, बढ़िया बात है। तो अनदर 15 ईयर्स के लिए मैट क्रेडिट भी कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। सर वीआरएस का डिडक्शन गवर्नमेंट 5 साल में अलाउ करती है, तो सर रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप मुझे दोगे कि नहीं? वीआरएस का डिडक्शन भी आपको रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलेगा। 5 साल के लिए जो बेनिफिट मिलता है वो आपको अगले 5, अगर 2 साल खत्म हो गए तो बचे हुए 3 साल के लिए कंपनी बेनिफिट ले सकती है। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या करना होता है कि जितना भी आपका प्रोविजन होता है उसको एक्चुअल बैड डेट से कंपेयर करना पड़ता है, और अगर आपका एक्चुअल बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है तो आपको डिडक्शन मिलता है एक्चुअल बैड डेट्स का। तो जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लोगे ना तो आप ब्रांच का भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेना पड़ेगा और जो नई कंपनी है उसका भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेना पड़ेगा, दोनों का टोटल मारना पड़ेगा और फिर कंपनी के एक्चुअल बैड डेट से कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा क्या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो डिडक्शन मिलेगा और अगर ज्यादा नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉरेन कंपनी जो मेरी मेन पेरेंट कंपनी है उसको क्या मिलेगा मुझसे? उसको मुझसे शेयर्स मिलेगा, बराबर। मैं उसको शेयर्स दूंगा ना। अगर वो मेरी कंपनी के अंदर क्या करती है, अगर एक इंडियन ब्रांच को इंडियन कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो कोई ना कोई पेरेंट तो होना चाहिए उसका, तो उसको शेयर्स दूंगा। तो उसको अगर मैं शेयर्स दूंगा तो उसके ऊपर 56(2)(10) भी नहीं लगाएंगे, गिफ्ट टैक्सेशन का प्रोविजन उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो। दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन इज ऑल अबाउट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डोंट वरी। अब बढ़ते आगे टुवर्ड्स सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले हम लोग नॉन रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है पता है? अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में शिप लेकर आता है तो सेक्शन 72 अट्रैक्ट हो जाता है। 172 ऐसा सेक्शन है ना, ये पूरे इनकम टैक्स लॉ को ओवरराइड करता है, पूरे इनकम टैक्स लॉ को ओवरराइड करता है। और ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में शिप लेकर आता है और इंडिया से फिर शिप लेकर जा रहा है, इंडिया से शिप लेकर जा रहा है, बराबर मेरे शब्दों पर गौर करना, इंडिया से शिप लेकर जा रहा है जिसमें पैसेंजर को लेकर जा रहा है, लाइव स्टॉक को लेकर जा रहा है, मेल को लेकर जा रहा है, गुड्स को लेकर जा रहा है, एट शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, इंडिया से लेकर जा रहा है, तो वो जितना भी पैसा कमा रहा है उसका 7.5% उसकी क्या मानी जाएगी? उसका 7.5% उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। डायरेक्टली 7.5% डीम्ड इनकम और उसके ऊपर उसको 40% का टैक्स लगाना पड़ेगा। जो फॉरेन कंपनी को टैक्स लगता है डायरेक्टली वो 40%। सर वो इंडिविजुअल है सर, तो भी 40% टैक्स लगा दोगे? हर किसी के लिए सेक्शन 172 के हिसाब से 40% टैक्स लगेगा, डायरेक्टली 40% टैक्स लगेगा। जो भी शिप इंडिया लीव करके जाती है वो जो भी पैसा कमाएगी उसका 7.5% डीम्ड इनकम और उस पर 40% का टैक्स और उसके ऊपर सरचार्ज सेस जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लगाना पड़ेगा। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल और सेस तो हमेशा लगेगा। सर अब जब आप इनकम लोगे 7.5%, उसके अंदर डेमरेज और हैंडलिंग चार्ज भी लेना पड़ेगा। यस, उसमें डेमरेज और हैंडलिंग चार्ज भी ले लेना। अगर कोई डेमरेज पे किया है कस्टमर ने या हैंडलिंग चार्ज पे किया है कस्टमर ने तो वो भी 7.5% ले लो, 7.5%, फिर उसका 40% ले लो। सर ये इनकम निकालते समय उसमें से मुझे कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? कोई भी पीजीबीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी किस्म का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस सेक्शन ओवरराइड्स द एंटायर इनकम टैक्स लॉ। पूरे इनकम टैक्स लॉ को यह सेक्शन ओवरराइड करता है। आप किसी भी किस्म का कोई भी डिडक्शन यहां से नहीं ले सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, अगर एक नॉन रेजिडेंट अपनी शिप लेके इंडिया आता है और इंडिया से निकल रहा है बाहर तो उसने जो भी पैसा कमाया इंक्लूडिंग डेमरेज एंड हैंडलिंग चार्ज टोटल मारो, उसका डायरेक्टली 7.5% ले लो और 7.5% के ऊपर 40% टैक्स लगा दो। उसके ऊपर 40% टैक्स लगा दो, मामला आगे बढ़ेगा। नो एक्सपेंस का डिडक्शन, नो लॉस का डिडक्शन, नो सेट ऑफ लॉस, नो एक्सपेंस, किसी भी किस्म का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है? कोई भी किस्म का कोई भी डिडक्शन आपको अभी तो नहीं मिलेगा, आगे जाकर मिलेगा कि नहीं वो मैं आपको बताता हूं। तो सेक्शन 172 एक किस्म का रिकवरी का सेक्शन है। सर ये तो गलत हो गया ना, इंडिविजुअल है उससे आप 40% टैक्स ले रहे हो, उसको आप लॉस सेट ऑफ करने भी नहीं दे रहे हो, चैप्टर 6 से भी नहीं दे रहे हो। डोंट वरी, अगले साल उसको हम ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं? जो इनकम तूने 172 में दिखा दिया था वो वापस से आप तू 44B में आके आईटीआर भर और दिखा, और 44B 28 से लेकर 43 तक ओवरराइड करेगा। अब तू क्या करेगा? जो भी इनकम तूने सपोज 1 करोड़ रुपया दिखाया था, 1 करोड़ रुपए का 7.5% कितना होता है? 7.5 लाख। अब उस 7.5 लाख में से तुझे फिर से पीजीबीपी का डिडक्शन तो नहीं देंगे, क्योंकि 44B भी क्या करता है? 28 से 43 ओवरराइड करता है, तो पीजीबीपी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो तेरी 7.5 लाख रुपए की इनकम है जिसमें तू पहले डायरेक्टली 40% देता था, अब उस पर हम आपको क्या देंगे?
सेट ऑफ लॉस देंगे। अगर कोई इंडिया में दूसरा बिजनेस है, उसका लॉस है, वो सेट ऑफ कर सकता है। साथ साथ में अगर तेरा कोई चैप्टर 6 से का डिडक्शन है, वो भी हम तुझे देंगे इसमें से, जो तुझे 172 में नहीं मिलता था। साथ साथ में तीसरा बेनिफिट, अब तुझे हम इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स देंगे, स्लैब रेट्स देंगे और तुझे टैक्स कम आ जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव पेड इन 172। और जितना भी टैक्स कम आया, जो भी डिफरेंशियल है, जितना भी तूने 172 में पिछले साल भरा था, गवर्नमेंट बोलती है वो एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट होगा और तुझे रिफंड दे देंगे इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के साथ तुझे क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे, वो पूरा का पूरा अमाउंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 172 और 44B इस तरीके से चलता है। पहले आप 172 में टैक्स भरो मैक्सिमम रेट पे और 44B में आकर डिक्लेयर करो, चैप्टर 6 से लो, सेट ऑफ लॉस लो और आप स्लैब रेट्स भी ले लो और बचा हुआ पैसा रिफंड ले लो इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब 44B में एक और इनकम भी कवर होती है जो 172 में कवर भी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर शिप दुबई से निकल रही है और सिंगापुर जा रही है, या सिंगापुर से निकल के दुबई जा रही है और पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, शिप दुबई से सिंगापुर जा रही है, सिंगापुर से दुबई जा रही है, पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो फिर 172 अप्लाई नहीं हो सकता है। 172 सिर्फ कब अप्लाई होता है? जब शिप इंडिया छोड़कर जाती है तो 172 अप्लाई होता है। ये केस में 172 अप्लाई नहीं होगा, ये केस में डायरेक्ट 44B अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है। 44B में इसको डायरेक्टली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों सेक्शन का मैंने कंपैरिजन डाल दिया है। 44B एक चार्जिंग सेक्शन है, 172 एक रिकवरी मैकेनिज्म है। 44B में एक ही इनकम कवर्ड है जहां पर आप इंडिया छोड़कर जाते हो। 44B में 172 में एक ही इनकम कवर्ड है जहां आप इंडिया छोड़कर जाते हो, लेकिन 44B में जो इंडिया छोड़कर जाते हो वो इनकम भी कवर्ड है और इंडिया के बाहर घूमते हो और पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है वो इनकम भी कवर्ड है। 44B में नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, 172 में फ्लैट 40% लगेगा। 44B पीजीबीपी को ओवरराइड करता है, 172 पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करता है। इसीलिए 44B में आपको लॉस और लॉस का और चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 172 में आपको लॉस और चैप्टर 6 का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 44BBA। एक नॉन रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट बिजनेस का क्या ट्रीटमेंट है सर? वैसा ही ट्रीटमेंट है जैसे अभी आपने 44B में पढ़ा था, BBA में भी वही है। अगर एयरक्राफ्ट इंडिया छोड़कर जाता है, इंडिया छोड़कर जाता है तो इंडिया में टैक्सेबल है, या इंडिया के बाहर से कहीं दूसरी जगह जाता है या इंडिया आता है लेकिन पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है। पैसा कहां रिसीव हो रहा है? इंडिया में। देखो, या तो प्लेन इंडिया छोड़कर जाना चाहिए, फिर पैसा कहां रिसीव हो रहा है वो मत देखो, या तो प्लेन कहीं पर भी जा रहा है लेकिन पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है। इन दोनों केस में आपको 44BBA में इनकम टैक्स लग जाएगा। डीम्ड इनकम कितनी है? डायरेक्टली 5% आपकी डीम्ड इनकम है, उस हिसाब से आप टैक्स भरो। अब इस सेक्शन में और पिछले सेक्शन में आपको लोअर प्रॉफिट दिखाने का ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट शो लोअर प्रॉफिट। मतलब पिछले सेक्शन में 7.5% मतलब 7.5% और इस सेक्शन में 5% मतलब 5%। आप कम नहीं दिखा सकते हो, कम दिखाने का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। जैसे 44AD में था ना आपके पास ऑप्शन कि आप लोअर प्रॉफिट भी दिखा सकते हो बुक्स मेंटेन करके, ऑडिट करवा के, यहां पर वो ऑप्शन नहीं है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 44BBB। 44BBB सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए, सारे नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। 44BBB इज ओनली फॉर फॉरेन कंपनी। क्या करती है फॉरेन कंपनी? सिविल कंस्ट्रक्शन करती है इंडिया में आकर, या तो इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करती है, टेस्टिंग करती है, कमीशनिंग करती है, ऐसे टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है इन एवरी सेंस, हर एक तरीके से वो कंप्लीट है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर या इंडिया के बाहर, इंडिया में आती है तो पैसा कहीं भी रिसीव हो सकता है, इंडिया के बाहर करती है तो पैसा इंडिया में रिसीव होना चाहिए। अगर एक फॉरेन कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेस्टिंग, कमीशनिंग एज अ टर्न की प्रोजेक्ट करती है, उससे जो भी इनकम कमाएगी 10% विल बी डीम्ड टू बी इनकम, 10% विल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द एसएससी। और यहां पर गवर्नमेंट ने इनको एक ऑप्शन भी दे दिया है कि आप लोअर देन 10% भी दिखा सकते हो अगर आप बुक्स मेंटेन करोगे 44AA के हिसाब से और टैक्स ऑडिट करोगे 44AB के हिसाब से, तो लोअर देन 10% इनकम भी दिखा सकते हो। यही ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था। पिछले 2 सेक्शन में गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन आपको नहीं दिया है, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है। अब एक आखिरी प्रेजम्पटिव इनकम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी ये सारे नॉन रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ तीसरा वाला सेक्शन 44BBB सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी सबके लिए नहीं है। अब यहां पर नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है? नॉन रेसिडेंट कुछ सर्विसेज दे रहा है आपको, कुछ फैसिलिटीज दे रहा है, या प्लांट एंड मशीनरी हायर पे दे रहा है। सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है और प्लांट एंड मशीनरी हायर पे दे रहा है। किसको दे रहा है? एक्सट्रैक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए मिनरल ऑयल रिलेटेड बिजनेस वालों को दे रहा है। जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल वालों को दे रहा है। ठीक है, उनको क्या दे रहा है? कुछ सर्विस दे रहा है, कुछ फैसिलिटी दे रहा है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी हायर पे दे रहा है, उससे इनकम कमा रहा है। जो भी इनकम कमा रहा है उस पर 10% का डायरेक्टली टैक्स इनकम मानी जाएगी। 10% will be directly considered to be as income
और अगर आपको यहां पर भी एक्चुअल प्रॉफिट लोअर दिखाना है तो आप टैक्स ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके यहां पर भी लोअर प्रॉफिट दिखा सकते हो। पिछले सेक्शन में आप लोअर प्रॉफिट दिखा सकते थे, लेकिन उसके पिछले 2 सेक्शन में आपको लोअर प्रॉफिट दिखाने का मौका गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। यहां पर पॉइंट नंबर 4 बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 4 मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? सर यहां पर सर्विस कवर्ड है। सर ये जो नॉन रेसिडेंट मुझे सर्विस दे रहा है सर, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, सर वो अगर टेक्निकल सर्विस हुई तो सर फिर यहां जाऊंगा कि 115A में जाऊंगा, 44DA में जाऊंगा? तो गवर्नमेंट बोलती है अगर ये टेक्निकल सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विस नहीं है, तो आपको फिर 115A और 44DA में जाना है। और अगर ये नॉर्मल सर्विस है, टेक्निकल सर्विस नहीं है, FTS नहीं है, ये FTS नहीं है, तो फिर आप 44BB के अंदर आ जाओ। अगर ये FTS नहीं है तो 44BB में आ जाओ, और अगर ये FTS है तो फिर 115A और 44DA में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये दोनों सेक्शन में 44B और BBB में एक अमेंडमेंट आया है कि इन दोनों सेक्शन में आप इनकम निकालते समय आपको लॉस का सेट ऑफ और यूएडी का सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। ये दोनों सेक्शन में एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि लॉस का सेट ऑफ और यूएडी का सेट ऑफ करने आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर एक फॉरेन कंपनी सिर्फ यही इनकम कमाती है, 44B, BB, BBA, BBB सिर्फ यही इनकम कमाती है, तो उनको मैट नहीं लगेगा। अब एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। सेक्शन 44AD जो आपने पीजीपीपी में पढ़ा था, ADA और AE, इन 3 सेक्शन के अंदर ना अगर AO चाहे ना तो आपकी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम से ज्यादा भी दिखा सकता है। आप बोल रहे हो 8%, AO को लग रहा है 12% दिखा सकता है, अलाउड है, उसको जाकर चेक करना। लेकिन ये जो प्रिजम्पटिव सेक्शन है ना, NR वाले, इनमें AO आपकी इनकम जो आपने डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता है। उसके पास ये पावर ही नहीं है कि आप अगर बोल दो 7.5% या 5% या 10% और वो बोले नहीं एक्चुअल में तो 12 है, 13 है, 15 है, वो नहीं कर सकता है। वो इन 5-4 सेक्शंस में नहीं कर सकता है, वो इन 3 सेक्शन में कर सकता है। वो क्यों कर सकता है, उसके लिए रीजन मैंने आपको क्लास में बताया था, और यहां पर इस गल्ले इस सर्कल में लिखा भी है। आप सर्कल को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले कहीं और पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा शायद। तो अब आ रहा हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर दैट इज 44C। 44C क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में ब्रांच है, तो उसका ब्रांच के अंदर जो भी खर्चे जो हेड ऑफिस के कॉमन खर्चे वो ब्रांच को एलोकेट करता है। तो कितना एलोकेट करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, जितना भी एलोकेट करेगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसका इंडिया में ब्रांच है, उसने अपने ब्रांच को 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट 500 करोड़ का डिडक्शन दे देगी? नहीं देगी। गवर्नमेंट बोलती है एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर ब्रांच है तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? हेड ऑफिस एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, और या तो जितना भी एक्सपेंस एट्रीब्यूट किया है व्हिचएवर इज लोअर, तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उसका 5% लेना पड़ेगा, कंपेयर विद जितना भी एक्सपेंस इंडिया में एट्रीब्यूट किया है व्हिचएवर इज लोअर, उतना डिडक्शन मिलेगा। उससे ज्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, अब आप सवाल पूछोगे एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम कुछ नहीं है, टोटल इनकम ही है। जो आपकी टोटल इनकम होती है उसके अंदर कुछ चीजें आपको ऐड बैक कर देनी है, जैसे यूएडी ऐड बैक कर देना है, अगर लॉस का सेट ऑफ किया है तो वो ऐड बैक कर देना है, अगर फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट ऑफ किया है तो वो ऐड बैक करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस ऐड बैक नहीं करना है, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ऐड बैक कर देना है, चैप्टर 6 से आपको ऐड बैक कर देना है, और ऑलरेडी अगर कोई हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट किया है तो वो भी आपको ऐड बैक कर देना है। ये सारी चीजें आप ऐड बैक कर दो। ये सब ऐड बैक करने के बाद आपको जो भी अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा, उसका 5% लो और उसको कंपेयर करो किससे? एक्चुअल एलोकेशन से, व्हिचएवर इज लोअर उतना डिडक्शन हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेक्शन 10 के कुछ एग्जाम्पशंस को छोड़कर बाकी सब कुछ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा इनकम टैक्स का फाउंडेशन है ये सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 से रिलेटेड कुछ क्लॉजेस हमने पहले भी किया है, जैसे 915, 916, 917। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस कब अक्रू होती है वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि एक पीजीपीपी इनकम इंडिया में कब अक्रू होती है। चलिए समझते हैं, एक पीजीपीपी इनकम कब अक्रू होती है? जब एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन होगा। बिजनेस कनेक्शन अगर एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में होगा एज पर सेक्शन 911, तो वो माना जाएगा इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज। अब बिजनेस कनेक्शन किससे बोला जाता है? अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप इंडिया में करते हो ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, अगर एक नॉन रेसिडेंट अपने बिहाफ पे कोई भी एक्टिविटी इंडिया में करवाता है तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। ठीक है, जनरली तो एक नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में चार्जेबल करने के लिए, स्पेशली पीजीपीपी इनकम चार्ज करने के लिए, उसका इंडिया में क्या होना चाहिए? कोई फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, ये बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है ना वो बहुत वाइडर है। ये क्या बोलता है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में किसी एजेंट को बिठाता है और वो एजेंट उसके बिहाफ पे अथॉरिटी रखता है
टू हैबिचुअली एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो वो एजेंट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में क्या करता है, हैबिचुअली इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक नॉन रेजिडेंट बाहर बैठा है, उसने इंडिया में एक एजेंट रखा, वो एजेंट उसके बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी एक बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड केस जो यहां पर बिजनेस कनेक्शन में आ सकता है, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई एजेंट रखता है लेकिन उसको कोई अथॉरिटी नहीं देता है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन वो एजेंट इंडिया में बैठकर उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक काम करता है, रेगुलरली गुड्स डिलीवर करता है, उसके बिहाफ पे गुड्स डिलीवरी करता है, गोडाउन खोलता है, गुड्स स्टॉक करता है, गुड्स डिलीवर करता है, तो भी वो नॉन रेजिडेंट की इंडिया में क्या मानी जाएगी, बिजनेस कनेक्शन। और एक बार अगर नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा तो उसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज हो जाएगी। ठीक है। थर्ड वन, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में एक एजेंट बिठाता है और वो एजेंट उसके बिहाफ पे इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है मतलब ऑर्डर लेता है कस्टमरों से ऑर्डर लेता है उसके बिहाफ पे, लेकिन ये जो ऑर्डर लेने वाला एजेंट है ना, वो मेनली एंड होनली नॉन रेजिडेंट के लिए काम करना चाहिए। अगर वो सबके लिए काम करता है तो फिर वो एजेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, वो मेनली और होनली नॉन रेजिडेंट के लिए होना चाहिए। अब मान लो मैं वो एजेंट हूं मिस्टर आरिश, ठीक है, और मेरा नॉन रेजिडेंट मालिक कौन है, मिस्टर एक्स। मैं मेनली मिस्टर एक्स के लिए काम करना चाहिए, होनली मिस्टर एक्स के लिए काम करना चाहिए, तब जाकर वो एजेंट इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बना पाएगा। अब गौर से सुनना, क्या करना, मेरा मालिक कौन है, मिस्टर एक्स है। अब मैं थोड़ा बहुत काम मिस्टर वाई के लिए भी करता हूं और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कंट्रोल करता है, या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कंट्रोल करता है, या इन दोनों को कोई मिस्टर जेड कंट्रोल करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मिस्टर वाई के लिए मैं ऑर्डर ले रहा हूं ना, वो भी इंडिया में क्या हो जाएगा, बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। मैं मेनली आपके लिए काम करता हूं, लेकिन आपका भाई भी बोलता है कि भाई मेरे लिए भी थोड़ा काम कर ले। अब आप अपने भाई को कंट्रोल करते हो या आपका भाई आपको कंट्रोल करता है, या आप दोनों को आपके पिताजी कंट्रोल करते हैं। इन केसेस में भी अगर मैं दूसरे बंदे लोगों के लिए भी अगर इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता हूं, तो वो भी इंडिया में क्या हो जाएगा, डीम टू अक्रू और राइज हो जाएगा। अब एक आखिरी चीज मुझे बोलना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही एजेंट कवर होंगे जो डिपेंडेंट स्टेटस वाले एजेंट है। एजेंट्स हैविंग डिपेंडेंट स्टेटस आर ओनली कवर्ड। अगर यहां पर एक एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट है, इंडिपेंडेंट एजेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन। तो ये जो तीनों एजेंट है, जो इंडिया में अथॉरिटी करता है, कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट, या गुड्स डिलीवर करता है, या ऑर्डर लेता है, ये डिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए। किस पे डिपेंडेंट, अपने नॉन रेजिडेंट मालिक पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये लोग इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने फेसबुक जैसी कंपनीज के लिए भी लाया है और दूसरी कंपनीज के लिए भी लाया है। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी इंडिया के लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है और एग्रीगेट पेमेंट पूरे साल का 2 करोड़ रुपया क्रॉस होता है, कितना क्रॉस हो रहा है पूरे साल का पेमेंट, 2 करोड़, तो उसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू राइज मानी जाएगी और उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म है, सॉलिसिटिंग का प्लेटफॉर्म, सॉलिसिटिंग मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट करने का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर अगर 3 लाख यूजर्स है, कितने यूजर्स है, सिर्फ 3 लाख यूजर्स। 3 लाख बहुत छोटा नंबर है भारत देश के कंपैरिजन में, ठीक है। 140 करोड़ लोगों में 3 लाख क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर तो हमारे भी है यूट्यूब के ऊपर, कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर, ठीक है। तो 3 लाख अगर किसी एंटिटी का यूजर है इंडिया में, तो वो भी इंडिया में डीम टू अक्रू राइज माना जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं चेक करना है कि उस नॉन रेजिडेंट का अग्रीमेंट इंडिया में हुआ था कि नहीं हुआ था, वो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, उस नॉन रेजिडेंट ने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की थी कि नहीं की थी, वो सब चीज मैटर नहीं करती है। अब उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गई, मतलब हो गई, अब वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस कनेक्शन ओनली। बिजनेस कनेक्शन में क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस कनेक्शन में क्या नहीं आएगा। कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगी, जैसे गवर्नमेंट बोलती है अगर आपके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं हो रहे हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग ऑल योर ऑपरेशंस इन इंडिया, तो फिर आपकी रीजनेबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आप सारे ऑपरेशंस इंडिया में करोगे तो पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और अगर प्रोपोर्शनेट ऑपरेशंस इंडिया में कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल होगी, पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन ये 3 इनकम गवर्नमेंट बोलती है हमेशा आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। पहला,
अगर किसी को एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हो, मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक हूं या मैं अमेजॉन हूं, आप सैमसंग हो, आप मेरे पास आते हो, मैं अमेजॉन हूं, आप सैमसंग हो, आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि मुझे एडवर्टीजमेंट करना है यार, तो मैंने आपसे सवाल पूछा आपका टारगेट कस्टमर क्या है, तो आपने मुझे बोला, अमेजॉन को बोला कि मेरा टारगेट कस्टमर इंडिया है यार, मेरे को इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट करना है, तो मैंने सैमसंग के लिए इंडियन कस्टमर्स का टारगेट करके एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है। अब मैंने जो एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाया, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाया बाय टारगेटिंग होम, टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स, वो भी इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर मैं किसी रेजिडेंट से कोई डेटा खरीदता हूं और फिर किसी को बेचता हूं, उससे जो इनकम कमाता हूं वो भी इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा। मैंने रेजिडेंट से डेटा खरीदा और फिर वो डेटा किसी को बेच के इनकम कमाया, वो इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज माना जाएगा। तीसरी चीज, अब मैंने जो डेटा वो बेचा आपको, उस डेटा को यूज करके आप इंडिया के लोगों को सामान बेच रहे हो। देखो पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या किया, मैंने रेजिडेंट से डेटा खरीद के आपको दिया, ठीक है। तो मैंने रेजिडेंट से डेटा खरीदा, सैमसंग को दिया, अब सैमसंग वो डेटा को यूज करके इंडिया के लोगों को फोन बेच रहा है, तो वो जो फोन बेच के पैसा कमा रहा है या सर्विस देकर पैसा कमा रहा है, वो भी इंडिया में क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रूअराइज मानी जाएगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट वही पॉइंट्स हैं जो 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में भी कवर्ड है। मैं वहां जाकर उसके साथ भी लिंक करूंगा बाद में जाकर, जब मैं इक्वलाइजेशन लेवी का 2020 वाला सेक्शन 165 ए वाला इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, आज मेरा ऑब्जेक्टिव एनआर टैक्सेशन है। परचेज ऑफ गुड्स, अगर कोई एनआर इंडिया में आता है, गुड्स परचेज करता है और एक्सपोर्ट कर देता है, क्या करने आया वो इंडिया में, एनआर इंडिया में आया, गुड्स परचेज किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई एनआर इंडिया में आता है, एज अ न्यूज एजेंसी का मेंबर है, वो किसी न्यूज कंपनी का काम करने वाला है, ठीक है। तो अगर एक एनआर इंडिया में आकर न्यूज कलेक्ट करने आता है और उसकी न्यूज इंडिया में ट्रांसमिट नहीं होती है, इंडिया के बाहर ट्रांसमिशन करता है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर वो एनआर इंडिया में आकर न्यूज कलेक्ट करके इंडिया में दिखाता है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया के बाहर दिखाता है तो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर एक नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया आता है शूटिंग करने, फिल्म की शूटिंग करने, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ शूटिंग करने आया था। लेकिन कंडीशन है, अगर वो इंसान है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, वो करण जौहर या आदित्य चोपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वो फर्म है तो उसके कोई भी पार्टनर इंडिया के सिटीजन और इंडिया के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, और अगर वो कंपनी है तो उसके कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन और इंडिया के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, तभी जाकर आपको यह बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है यहां पर, यह सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए। अगर कोई फॉरेन कंपनी स्पेशल नोटिफाइड जोन में आती है, सर कहां पर है स्पेशल नोटिफाइड जोन, यह है मुंबई में भारत डायमंड बोर्ड्स, वहां आकर अपने अनकट और अनपॉलिश डायमंड्स को, अनअसॉर्टेड डायमंड्स को, अनकट डायमंड्स को डिस्प्ले करती है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आती है। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में स्पेशल जोन नोटिफाइड, जो गुजरात में भी बन गया अभी तो, लेकिन यहां पर अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है गुजरात वाला, मुंबई वाला नोटिफाइड है, बीडीबी भारत डायमंड बोर्ड्स। अब आपको पता होगा सूरत डायमंड बोर्ड्स भी बन गया अभी, लेकिन वो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उससे जो इनकम कमाओगे आप, क्या करके दिखा, क्या कर रहे हो आप, इंडिया में आके सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हो अपने डायमंड्स को, तो सिर्फ डिस्प्ले करने पे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। यहां जाकर आपकी बिजनेस इनकम इंडिया में कब कब टैक्सेबल होती है, वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी वो देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम तब टैक्सेबल होगी जब आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में होगी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, मिसाल के तौर पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इनकम इंडिया में अक्रू हो गई, या तो अगर आपका सोर्स इंडिया में, डिबेंचर्स इंडियन कंपनी का है, एफडी इंडिया के बैंक का है, आरडी इंडिया के बैंक का है, ठीक है, लॉटरी इंडिया से कमा रहे हो तो सोर्स इंडिया का हो गया। तो अगर सोर्स इंडिया है तो आपको इंडिया में टैक्स लगेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज पर सेक्शन 911। अब 912 के अंदर आते कि सैलरी इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर सैलरी इंडिया में अर्न किया है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी इंडिया में अर्न किया है, सैलरी में इंडिया में अर्न किया का मतलब है, अब इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आप सर्विसेज इंडिया में रेंडर करते हो तो यह माना जाएगा कि आप सैलरी इंडिया में कमा रहे हो और आपको इंडिया में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर करते हो, अगर एम्प्लॉय सर्विसेज इंडिया में बैठकर दे रहा है तो यह माना जाएगा कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब मान लो एक सिंगापुर का बंदा है, वो इंडिया में नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसने 6 महीने नौकरी किया, फिर 1 महीने छुट्टी के लिए अपने घर पर गया, तो कंपनी ने उसको छुट्टी की भी सैलरी दी, रेस्ट पीरियड की सैलरी, लीव पीरियड की सैलरी, तो क्या वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, वो भी इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे देश के सिटीजन्स को कुछ सैलरी देती है आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज इंडिया के बाहर रेंडर किया है, मिसाल के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है,
यूके में जो इंडियन एम्बेसी है, यूएई में जो इंडियन एम्बेसी है, उधर जो इंडिया के सिटीजन नौकरी करते हैं उनको सैलरी देती है इंडियन गवर्नमेंट। तो उनको जो सैलरी देती है वो भी इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज हो जाती है एज पर सेक्शन 913 के हिसाब से। वो भी इंडिया में क्या है, डीम टू अक्रू और राइज है। लेकिन उनका जो अलावेंसेस और परक्विजिट्स है उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10(7) में अलावेंसेस और परक्विजिट्स उनके माफ कर दिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहां पर आपका सेक्शन 9 खत्म हो जाता है, अगर इंडियन कंपनी किसी को डिविडेंड पे करेगी तो वो हमेशा इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। चेक कर लो प्लीज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये कि अगर एक फंड मैनेजर है ऑफशोर फंड का तो उसकी इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक लंदन में एक फंड है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देंगे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, और उसका मैनेजर इंडिया में है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज उस फंड को मैनेज इंडिया का एक बंदा कर रहा है तो क्या उस फंड की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? गवर्नमेंट ने बोला नहीं टैक्सेबल होगी। 9A के अंदर उसको हम माफ कर देंगे, ठीक है। उसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू राइज नहीं होगी, सब्जेक्ट टू 17 कंडीशन। 17 कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर हम माफ करेंगे। 17 कंडीशंस कैसे फुलफिल करना पड़ेगा सर? वो जो फंड है ना बाहर बैठा है उसको 13 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। जो मैनेजर इंडिया में बैठा है उसको 4 कंडीशन। फिर से बोल रहा हूं, एक फंड है बाहर, उसका इंडिया में मैनेजर है, मैनेज वो इंडिया में होता है, ठीक है। फंड बाहर का है, बाहर बना हुआ फंड है, बाहर की कंट्री का फंड है वो, लेकिन मैनेज इंडिया में होता है। तो क्या उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? तो गवर्नमेंट ने बोला उस फंड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, सब्जेक्ट टू 17 कंडीशंस। सबसे पहले, फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी टू एन एलिजिबल फंड मैनेजर नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। अगर जस्ट बिकॉज उसका मैनेजर इंडिया में है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ फंड मैनेजर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। फंड मैनेजर बिकॉज इंडिया में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंड भी क्या हो जाएगा, फंड भी इंडिया का क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अब फंड को 13 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगे, वो एक एक कंडीशंस में अभी यहां पर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, जो फंड है वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट। सेकंड, वो फंड जिस कंट्री में लोकेटेड है उस कंट्री के साथ इंडिया का क्या होना चाहिए? DTAA होना चाहिए। सपोज वो फंड लंदन में लोकेटेड है तो इंडिया और यूके के बीच में DTAA होना मैंडेटरी है। तीसरा, इंडिया के रेसिडेंट्स उस फंड में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस फंड में 95% नॉन रेसिडेंट का पैसा होना चाहिए, इंडिया के रेसिडेंट्स का नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें रिलैक्सेशन दिया है कि अगर फंड मैनेजर पहले 3 साल में 25 करोड़ रुपए तक डालता है और अगर वो 5% से ज्यादा भी हो जाता है तो चल जाएगा। सपोज अगर फंड मैनेजर पहले टोटल 100 करोड़ का कॉर्पस है फंड का, उसमें से फंड मैनेजर ने पहले 3 साल में 25 करोड़ डाला तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 100 करोड़ का 25% हो गया, चलेगा। फंड मैनेजर के लिए 25 करोड़ रुपए तक की लिमिट डाल के रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। चौथा कंडीशन, वो फंड जिस देश में है वहां पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब वहां पर सेबी जैसी कोई अथॉरिटी होना चाहिए जो उस फंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पांचवा कंडीशन, उस फंड में कम से कम 25 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से अनकनेक्टेड है, एक दूसरे से एब्सोल्युटली अनरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, नॉट कनेक्टेड है, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। कम से कम 25 अनरिलेटेड लोग होने चाहिए फंड के अंदर। नेक्स्ट वन, कोई भी मेंबर अलोंग विद कनेक्टेड पर्सन, एक मेंबर अपने कनेक्टेड रिश्तेदार के साथ मिलकर 10% से ज्यादा फंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंड के अंदर स्टेक नहीं होना चाहिए। कोई भी 10 मेंबर या उससे कम मेंबर अलोंग विद द कनेक्टेड पर्सन, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, हम लोग सब फंड के पार्ट है, ठीक है। हम सबका मिलाकर 50% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंड किसी भी एंटिटी के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन एनी एंटिटी, फंड किसी भी एंटिटी के अंदर 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फंड को अगर कहीं इन्वेस्ट करना है करो, लेकिन एक एंटिटी में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। फंड अपने एसोसिएटेड एंटिटी के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फंड का मंथली एवरेज कॉर्पस, मतलब उसने जितना पैसा पब्लिक से रेस किया है उसका मंथली एवरेज कॉर्पस 100 करोड़ होना चाहिए, कम से कम 100 करोड़। हर मंथ का एवरेज कॉर्पस उसका 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर फंड इसी साल शुरू हुआ है तो इसी साल अगर शुरू हुआ है तो 12 महीने के अंदर 100 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब अगर फंड से नवंबर में शुरू हुआ है तो मंथली आपको 100 करोड़ रखने की जरूरत नहीं है, 12 महीने के अंदर आपको 100 करोड़ तक पहुंच जाना पड़ेगा। और अगर फंड इस साल बंद हो चुका है मतलब इस साल फंड क्लोज हो चुका है, वाउंड अप हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है, लिक्विडेट हो चुका है, तो फिर यह कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फंड शैल नॉट कैरी एनी बिजनेस इन इंडिया नॉर कंट्रोल एंड मैनेज एनी बिजनेस इन इंडिया। फंड का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बिजनेस उसे कंट्रोल करना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। फंड शुड नॉट कंडक्ट एनी एक्टिविटी, फंड कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए जिससे बिजनेस कनेक्शन का खतरा बन जाए उसके ऊपर, ठीक है। फंड ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट ने जिसका प्रिस्क्राइब किया है उतना रेम्यूनरेशन आपको फंड मैनेजर को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म लाया है,
उतना आपको मैनेजर को, फंड मैनेजर को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अब ये जो EFG वाले कंडीशंस है ना, वो कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये 25 मेंबर वाला, ये 10% वाला, ये 50% वाला, ये कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला एप्लीकेबल नहीं है। कौन है वो लोग? जो अगर फॉरेन गवर्नमेंट का फंड है ना, फॉरेन की गवर्नमेंट का फंड है, या फॉरेन की सेंट्रल बैंक का फंड है, सिंगापुर गवर्नमेंट का फंड है, सिंगापुर की सेंट्रल बैंक का फंड है, तो उनके लिए ये 3 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब ये 13 कंडीशन हो गए फंड के। अब मैनेजर के भी 4 कंडीशन है, वो आपको दिमाग में रखना है। मैनेजर के 4 कंडीशन क्या है? मैनेजर फंड का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द फंड और कनेक्टेड पर्सन ऑफ द फंड। मैनेजर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, फंड का भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और कनेक्टेड पर्सन का भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मैनेजर एक रजिस्टर्ड फंड मैनेजर होना चाहिए। मैनेजर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है और मैनेजर को 20% से ज्यादा का प्रॉफिट आप नहीं दोगे। ठीक है, अब ये सारे कंडीशंस फुलफिल हुए या नहीं हुए, वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट फंड को काम पे लगा दिया है कि उसको एक स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 90 डेज के अंदर उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई ये सारे कंडीशंस हम इस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, आप चेक कर लो, आपको चेक करना है तो। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला है कुछ मॉडिफिकेशंस लाएंगे हम अगर आपका फंड मैनेजर IFSC के अंदर लोकेटेड है। अगर फंड मैनेजर IFSC के अंदर लोकेटेड है तो कुछ कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या लाएंगे? मॉडिफिकेशंस लाएंगे। सबसे पहले जो EFG वाला कंडीशन था ना, वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वही 10% वाला, 50% वाला, 25 मेंबर कम से कम अनकनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर आपका मैनेजर कहां पर है? IFSC में लोकेटेड है तो EFG वाले कंडीशंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और K वाला कंडीशन भी थोड़ा सा मॉडिफाई होएगा। K वाला कंडीशन क्या था? K वाला कंडीशन ये था कि भाई फंड का इंडिया में कोई बिजनेस या कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन K कंडीशन था। लेकिन अब यहां पर देखो 1023 FE जैसा पॉइंट डाल दिया है कि फंड शैल नॉट कैरी आउट एनी पार्टिसिपेट इन डे टू डे ऑपरेशन, लेकिन वो अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम एज 1023 FE। याद है 1023 FE में भी ऐसा पॉइंट था सॉवरेन वेल्थ फंड के अंदर, वो सेम पॉइंट यहां पर डाल दिया। अब एलिजिबल फंड मैनेजर के लिए भी इन्होंने एक कंडीशन डाला है कि फंड मैनेजर जो है वो यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर IFSC अथॉरिटी रेगुलेशन और अंडर IFSC अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, तो बस एक कानून का रेफरेंस डाला है कि जो फंड मैनेजर है वो कौन से कानून में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो IFSC का फंड मैनेजर है ना, तो ये IFSC के फंड के लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नॉर्मल फंड मैनेजर कहीं पर भी सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन ये IFSC का फंड मैनेजर IFSC के लॉ के हिसाब से रजिस्टर होना चाहिए, ये बोला है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट TDS सेक्शन, दैट इज सेक्शन 195। सेक्शन 195 जो सेक्शन है ना, ये जनरल सेक्शन है TDS का। जनरल मतलब जहां पर किसके लिए कोई सेक्शन नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट ने 195 बना दिया। तो एनी पर्सन, कौन TDS काटेगा? एनी पर्सन काटेगा। किसका TDS काटेगा? नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का TDS काटेगा। ठीक है, एनी पर्सन मतलब काटने वाला एनी पर्सन है और कटवाने वाला TDS कौन है? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी। अब एनी पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा? एनी पर्सन का मतलब एनी पर्सन होता है। ठीक है, मतलब जो पेयर है, जो डिडक्टर है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसका इंडिया के अंदर रेजिडेंस हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एनी अदर प्रेजेंस हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनी पर्सन बोल दिया मतलब खत्म हो गया। मतलब जो डिडक्टर है, काटने वाला है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, उसका इंडिया में ब्रांच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेई कौन होना चाहिए? हाँ, पेई बहुत क्लियर है लॉ, पेई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी होना चाहिए। ठीक है, अब किसका TDS कटेगा? इंटरेस्ट पे 194 LB वाला मत लेना, LD वाला मत लेना, LC वाला मत लेना, ये 3 तो ऑलरेडी है। ठीक है, और सैलरी भी मत लेना क्योंकि सैलरी का TDS 192 में कटता है, उसको यहां पर लाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी सम नॉन रेसिडेंट का चार्जेबल टू टैक्स है, अगर नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है तो TDS काटना है, जबरदस्ती TDS नहीं काटना, ये चीज याद रखना। 195 का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए। अगर उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो ही TDS काटना है, नहीं तो TDS नहीं काटना है। TDS काटने के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रिस्क्राइब फॉर्म भी फिल करने हैं। फॉर्म 15C है, फॉर्म 15CB, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग TDS का रेट क्या होगा। यहां पर लॉ ने रेट नहीं दिया है, लॉ ने बोला रेट्स इन फोर्स होगा। रेट्स इन फोर्स कहां पर होता है? वो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट्स होते हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट्स रहते हैं, एग्जाम के अंदर आपको दिया जाएगा अगर पूछना है इंस्टीट्यूट को। ठीक है, अब तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पेयर कौन होगा ये बता दिया, पेई कौन होगा ये बता दिया, कब काटेगा वो नहीं बताया, टाइमिंग नहीं बताया, क्या रेट पे काटेंगे वो बताएगा, और कब काटना है। कब काटना है मतलब सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सामने वाले की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब और कौन कौन से सेक्शन पे TDS नहीं कटेगा? सैलरी का यहां पर नहीं कटेगा, 194 LB LC LD वाले का भी यहां पर नहीं कटेगा। अब टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, बाय डिफॉल्ट तो गवर्नमेंट बोलती है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा
उसी हिसाब से कटेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट या, गौर से सुनना, एग्जाम का पॉइंट है, या पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इंटरेस्ट दे रही है तो उसका टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटेगा। ठीक है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसका टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटेगा, उसका टीडीएस अक्रूवल बेसिस पे नहीं कटेगा, क्रेडिट बेसिस पे नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सेप्शन है, वो भी अगर ये 3 लोग देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप किसी भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, फिर भले वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं चार्जेबल टू टैक्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया, इनकम चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं चार्जेबल टू टैक्स है, आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना है वो तो भरना ही है। सामने वाले की इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो टीडीएस भी काटो, फॉर्म भी भरो, और अगर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो टीडीएस के वहां पर 0% लिख दो, बोलो नहीं टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन फॉर्म भरना तो मैंडेटरी है। ठीक है, फॉर्म भरना मैंडेटरी है आपको इनकम टैक्स के अंदर। नेक्स्ट, अगर सामने वाले की पूरी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, पार्टली चार्जेबल टू टैक्स है, तो फिर आपको 195 सबसेक्शन 2 के अंदर असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर असेसिंग ऑफिसर आपको अप्रोप्रिएट पोर्शन बताएगा और फिर उतने पोर्शन पे आप टीडीएस काटोगे, आप पूरे अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटोगे, नहीं काटोगे, नहीं काटोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, यहां पर कुछ छोटे मोटे केस लॉस है, वो मैं आपको बता देता हूं। मारुति सुजुकी इंडिया के लिमिटेड के केस में क्या हुआ था, असेसी ने एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया विच वाज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा। अब टीडीएस नहीं काटा तो क्या खर्चा डिसअलाउ कर देगा ऑफिसर? एंड द आंसर इज नो। जब टीडीएस काटने के लिए मैं लायबल ही नहीं हूं, उस वजह से मैंने नहीं काटा है, तो मेरा खर्चा डिसअलाउ नहीं हो सकता है, कोर्ट ने यहां पर बोल दिया। ठीक है, यहां पर कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं कर सकता है आपका, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट मेड एन एप्लीकेशन अंडर 195(2). ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, टीडीएस वीडीएस काटने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वन, एक ओवरसीज एजेंट था, उसने वहीं पर मुझे सर्विस दिया, इंडिया में सर्विस नहीं दिया, इसलिए मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा। तो क्या अगर कोई ओवरसीज एजेंट मुझे बाहर ही सर्विस देता है तो क्या मैं उस पर टीडीएस काटने के लिए लायबल हूं? कोर्ट ने बोला है नहीं 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 नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है प्लीज, ये विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट एजेंट है जिसकी सर्विसेज आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेन कंट्री, उस पर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है वो बोलता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है लास्ट वाला, स्पेशली ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूं, 239A। 239A क्या है? मैं किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं, उससे 10 लाख रुपया। अब अग्रीमेंट में मैंने उसके साथ लिखा हूं कि उसका टीडीएस मैं भरूंगा। ठीक है, जो भी टीडीएस आएगा वो पेयर वेयर करेगा। अब पेयर ने क्या किया, उसको पेमेंट किया और टीडीएस गवर्नमेंट को भर दिया। अब बाद में 1-2 महीने बाद पता चला कि मैंने टीडीएस अपने जेब से भर दिया, बाद में मुझे पता चला कि अरे यार इस अमाउंट पे तो टीडीएस काटना ही नहीं था, सामने वाले की इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, और मैंने जबरदस्ती अपने जेब से भर दिया। तो अगर मैंने जबरदस्ती टीडीएस बेयर करके अपने जेब से भर दिया और बाद में पता चलता है नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक फॉर्म भर के दो एओ को, एओ आपको उसका रिफंड दे देगा एक ऑर्डर पास करके। अगर एओ ने अलाउ कर दिया तो ऑफर आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाएगा, और रिजेक्ट कर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उस केस में आप अपील करो, जो भी करना है। ठीक है, एओ आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, और एओ जो भी ऑर्डर है वो 6 महीने के अंदर पास कर देगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि मैं अपनी जेब से भर दूंगा, मैं बेयर कर लूंगा, पेयर बोलता है मैं बेयर कर लूंगा, पेयर ने भर भी दिया, उसके बाद पेयर को पता चला इस पे काटना जरूरी नहीं था, इस पे भरना जरूरी नहीं था, क्योंकि सामने वाले की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो अब आप रिफंड लेने का गवर्नमेंट ने आपको एक रास्ता बताया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगले 2 प्रोविजन में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अलग अलग चीज है ये दोनों। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना। ठीक है, रूल 115 क्या है सर? रूल 115 बोलता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमाओगे, अब फॉरेन कंट्री में अगर इनकम कमाओगे तो फॉरेन करेंसी में ही कमाओगे ना, डॉलर्स में कमाओगे, पाउंड्स में कमाओगे, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है आपको इसको टीटीबीआर पे कन्वर्ट करना है। किस पे कन्वर्ट करना है? आपने यूके में जाकर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाई, यूएस में जाकर पीजीपी पे इनकम कमाई, और या तो आपने सिंगापुर में जाकर सैलरी इनकम कमाई, आपको उसको टीटीबीआर में कन्वर्ट करना है। इंडिया में इनकम कंप्यूट करते समय रुपीस में कंप्यूट करोगे, तो आपको उसको टीटीबीआर में कन्वर्ट करना है। तो टीटीबीआर किस दिन का टीटीबीआर लेना है, बस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर 2 अलग डेट है। कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का टीटीबीआर ले लो, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और कुछ इनकम्स के लिए बोला है जब कमा रहे हो उसके पिछले मंथ का लास्ट डे का टीटीबीआर ले लो। कुछ केसेस में लास्ट डे 31 मार्च 2024 का टीटीबीआर ले लो, कुछ केसेस में जब कमा रहे हो उसके पिछले मंथ का लास्ट डे का टीटीबीआर। दोनों में लेना टीटीबीआर है, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर, पीजीबीपी के लिए लास्ट डेट ऑफ
टीटीबीआर, लेकिन सिर्फ एक पीजीबीपी को छोड़ के। वो कौन सा है वो देख लेंगे, ठीक है। और आईएफओएस के लिए भी लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर, लेकिन डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़ के, ठीक है। तो अब लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर में क्या क्या लेना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर के हिसाब से आप उसको रिकंप्यूट करो आईएनआर में। पीजीबीपी, एक पीजीबीपी को छोड़कर लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर, और आईएफओएस में 2 आईएफओएस को छोड़ के इंटरेस्ट और डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी सब लास्ट डे ऑफ टीटीबीआर, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सैलरी के लिए क्या करना है? जिस मंथ में कमाओगे उसके पिछले महीने का लास्ट डे का टीटीबीआर लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो ऊपर से हटा दिया था उसके लिए भी जब कमाओगे उसके पिछले महीने का लास्ट डे का टीटीबीआर। और उसके बाद में पीजीबीपी, ये वाला पीजीबीपी ऊपर से मना कर दिया था, नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस जब कमाएगा उसके पिछले महीने का लास्ट डे का टीटीबीआर, और डिविडेंड्स के लिए भी जब कमाएगा उसके पिछले महीने का लास्ट डे का टीटीबीआर, और कैपिटल गेन्स के लिए भी जब कमाएगा उसके पिछले महीने का लास्ट डे का टीटीबीआर, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्यूट करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप किसी नॉन रेसिडेंट को कुछ डॉलर्स में पेमेंट करोगे तो टीडीएस भी काटना पड़ेगा। अब जब टीडीएस काटोगे तो मुझे बताओ, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डॉलर देकर आओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? रुपीस में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे ना। मान लो मिसाल के तौर पर किसी नॉन रेसिडेंट को $1,00,000 पे किया आपने, अब $1,00,000 में से 10% काट लिया, $10,000 हो गया, ठीक है। अब $10,000 को कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? उसको भी कन्वर्ट करते समय आप क्या लोगे? उसको भी कन्वर्ट करते समय आप टीटीबीआर ही लोगे। देखो, ऑन द डेट ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, जिस दिन भी आप टैक्स काटने के लिए लायबल हो उस दिन का आपको टीटीबीआर लेना पड़ेगा। कुछ केसेस में टैक्स आप क्या बेसिस पे काटते हो? पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। कुछ केसेस में आप टैक्स क्या बेसिस पे काटते हो? पेमेंट बेसिस पे। तो जिस दिन आप टैक्स काटने के लिए लायबल हो उस दिन का जो टीटीबीआर होगा उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? उस हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां जाकर आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का एग्जॉस्टिव रिवीजन खत्म हो गया। बिलीव मी, इतना एग्जॉस्टिव और इतना बारीकी से हर एक पॉइंट को बताया रिवीजन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक किस्म से ये रिवीजन वीडियो नहीं है, ये एक मिनी फास्ट ट्रैक बैच ही है, ऐसा समझ के चलना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द बचे हुए टॉपिक्स भी डाल दूंगा। अब एक ही बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी मैं कल या परसों तक डाल दूंगा। और फिर मंडे ट्यूसडे तक मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का रिकैप करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि आप लोग जल्द से जल्द उसका मैक्सिमम फायदा उठा सको। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो सब लोग अपना। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।